आर्टिकल 244(1) बेसिकली कहता क्या है, जब आप किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में लेते हैं तो बेसिकली ये कहता है कि जो बैकवर्ड एरिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल ऐसे ही इलाके में लगाया जाए। शेड्यूल 5 अगर आप प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से अगर आप बात करें कि जहाँ केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही रहते हों। टीएन लोकूर की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। वो 3 सदस्यीय कमेटी को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि आप ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शेड्यूल्ड कास्ट बनाए जा सकें और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाए जा सकें। तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो बेसिक 2 मोटे क्राइटेरिया रखे। एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि वो जो इलाका है वो बैकवर्ड होना चाहिए और वो जो कास्ट है वो बैकवर्ड होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने रखा कि वो जो कास्ट है उसने कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को फेस किया हो। 2 बेसिक क्राइटेरिया थे, तो अनटचेबिलिटी और बैकवर्डनेस। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उन्होंने क्या क्या 5 क्राइटेरिया रखे, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या थे, कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे मतलब वो खुद मतलब इस तरह से मानिए कि एक तरह से राज्य मतलब हुआ करते थे या राजाओं के हिस्से हुआ करते थे। उन लोगों के खुद के अपने मतलब राज्य हुआ करते थे, अपने लॉस चल रहे हैं, अपने लॉस चल रहे थे, सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने उसके लिए बेसिक 5 क्राइटेरिया रखे और एक छठा राइडर भी रखा। तो जो लोग आज शेड्यूल 5 की बात करते हैं या शेड्यूल 6 शेड्यूल्ड ट्राइब में आने की बातें करते हैं, तो वो 5 की तो बात करते हैं। वो जो छठा राइडर रखा है उसकी बहुत कम लोग बात करते हैं। और इसमें बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें मतलब कई जुडिशियल रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें उसको यूज़ किया गया। तो 1881 का सेंसस हो गया, 1881 के बाद 1891 का सेंसस हो गया, 1891 के बाद 1901 का हो गया, फिर 11 का हो गया, फिर 21 का हो गया, फिर 1931 का सेंसस हुआ। तो तब तक क्या था कि ये जो पॉपुलेशन के इन्यूमरेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी मैच्योर कर चुका था। तो वो जो जैसे मान लीजिए सोसाइटी का या उनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जो वो बेसिकली सारा डाटा इकट्ठा करते थे, उसके बेसिस पे उन्होंने जब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें जो एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ का सिस्टम रखा और फिर जो ऑर्डर आया 1936 का, तो उसमें कुमाऊँ को नहीं रखा। तो जो ये ट्राइब का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है ये 1936 के इसी एक्ट के उसमें आया हुआ है। नहीं, ऐसा था, पहले ट्राइब्स कहे जाते थे, ट्राइब्स होते थे। अब जब ट्राइब्स कहे जाते थे, लीगली भी वो टर्म इस्तेमाल हो रहा था इससे पहले। शेड्यूल 5 ये मिलता कैसे है और बनता कैसे है? जिस समय भारत आज़ाद होता है उसके बाद फिर इसकी ये जो शेड्यूल 5 वाली पूरी स्थिति होती है ये किस तरीके से बदलती है? फिर ये शेड्यूल कास्ट के राइट्स को भी इस तरीके से कुछ प्रभावित करेगा? प्रभावित कर रहा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये तो ट्राइब्स का हो गया जैसे, और शेड्यूल कास्ट के अगर वो शेड्यूल कास्ट ही बने रहते हैं। ये जो मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि शेड्यूल 5 की जो पूरी मांग है वो एक तरीके से अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने अब जो जंगलों पे अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो क्या शेड्यूल 5 ही इन सब सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है या फिर कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? अब जो आपने कहा क्या इसका कोई एक अल्टरनेटिव है, तो इसका एक अल्टरनेटिव ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उत्तराखंड और उत्तराखंड से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया पेजेस हैं या फिर यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पर को आपको इन दिनों हर जगह एक मांग दिखती है शेड्यूल 5 की। कुछ समय पहले तक का जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उत्तराखंड में दिया जाता था कि एक सख्त भू कानून या फिर मूल निवास से संबंधित चीज़ें। हम एक पैटर्न जैसा देख रहे हैं कि अब उसी को वो कन्वर्ट होकर शेड्यूल 5 की मांग लोग करते जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को हम समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस नेगी हैं। काफल टी के दर्शक डॉक्टर एस नेगी से पहले से परिचित हैं। हम आपके पूरी बातचीत में ये समझना चाह रहे हैं कि शेड्यूल 5 है क्या, उत्तराखंड को लेकर इस शेड्यूल 5 की स्थिति क्या है, इसका हिस्टोरिकल पूरा पार्ट क्या है, या फिर आज के समय पे क्या ऐसा संभव है कि उत्तराखंड को शेड्यूल 5 में शामिल किया जा सके। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शेड्यूल 5 होता क्या है? शेड्यूल 5 बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्शन देता है ऐसे इलाकों को जो इलाके प्राइमरीली पिछड़े होते हैं या बैकवर्ड होते हैं। और इसका हमारे संविधान में प्रोविज़न है कि शेड्यूल 5 केवल वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन, जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है उसके हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन 50% प्लस हो, प्रीडोमिनेंट हो बेसिकली। तो उन इलाकों में शेड्यूल 5 लगाया जाता है। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 244 का 1 जो है शेड्यूल 5 का प्रोविज़न करता है। तो शेड्यूल 5 बेसिकली
उस पर्टिकुलर इलाके को, जिस इलाके को शेड्यूल 5 कवर करता है, उस पर्टिकुलर इलाके में लैंड रिलेटेड प्रोटेक्शन, कुछ सर्टेन कस्टमरी लॉज रिलेटेड प्रोटेक्शंस और कुछ लोकल गवर्नेंस रिलेटेड प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके को देता है। ये इसका बेसिक प्रावधान होता है। प्रोटेक्शन देता है में बेसिकली है ये कि गवर्नर के पास वो पावर्स होती हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया, जिस स्टेट में मान लीजिए शेड्यूल 5 का एरिया है, तो उनके बनाए हुए एक्ट सीधे सीधे लागू नहीं होते हैं शेड्यूल 5 एरियाज़ में, अगर गवर्नर चाहें तो गवर्नर मान लीजिए कोई एक्ट बना है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसको चाहें तो उसका कोई केवल पार्ट लागू कर सकते हैं, या उसका चाहें तो कोई पार्ट लागू नहीं कर सकते हैं, या चाहें तो उस एक्ट को मॉडिफिकेशन के साथ उस पर्टिकुलर इलाके में लागू कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर के पास पावर ये है जो हम कह रहे हैं लैंड के प्रोटेक्शन की, तो गवर्नमेंट लैंड रिलेटेड, मतलब लैंड की ऑनरशिप और लैंड का ट्रांसफ़र और इवन लैंड का अलॉटमेंट जो शेड्यूल ट्राइब्स को किया जाता है, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस भी बना सकते हैं शेड्यूल 5 एरियाज़ के लिए। प्लस शेड्यूल 5 एरियाज़ में चूंकि हमने कहा प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल्स रह रहे होंगे, ट्राइब्स रह रही होंगी, तो वो ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए एक ट्राइब्स की काउंसिल होती है बेसिकली, जिसको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। तो बेसिकली उसका प्रोविज़न ये है कि उसमें 20 मेंबर्स तक हो सकते हैं अधिकतम। और अगर मान लीजिए किसी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब एक्चुअली, मतलब अगर इसको हम लॉजिकली समझें, अगर मान लीजिए किसी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स अच्छे खासे हैं उस इलाके में जो शेड्यूल 5 के अंदर एरिया कवर होता है, तो जाहिर सी ये वहाँ से काफ़ी सारे जो MLAs होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सारे MLAs भी होंगे वहाँ पे। तो वो बेसिकली प्रावधान ये करता है कि जो 20 ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो होगी, उसमें 20 में से 3/4 मेंबर जो होंगे वो MLAs होंगे। अगर वो 3/4 MLAs नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए किसी स्टेट में उस इलाके से MLA 2 ही हैं, 3 ही हैं, तो उस स्थिति में बाकी जो ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मेंबर्स बनाए जाएंगे, और जो 1/4 मेंबर हैं वो गवर्नर ट्राइब से भी अपॉइंट कर सकते हैं, नॉन ट्राइबल से भी अपॉइंट कर सकते हैं। और ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है गवर्नर को बेसिकली एडवाइस देगी, उसका नाम ही है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वो एडवाइस देगी उसको, गवर्नर को। तो गवर्नर उसी हिसाब से कोई जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, तो देखेंगे कि इसे लागू करना है कि नहीं करना है। ये तो सब प्रैक्टिकली कितना लागू होता है ये हमें स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। वैसे एडवाइजरी कंपलसरी नहीं होती होगी ना, कि कोई एडवाइस दिए तो? आप नहीं, कंपलसरी नहीं है गवर्नर के लिए एडवाइस मानना। और हमारा जो बेसिकली डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप ये देखें तो जो बेसिकली गवर्नर है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट की, उसकी रिकमेंडेशन पे एडवाइस पे काम करते हैं। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस वो सेंटर के ले सकते हैं क्योंकि वो सेंटर के अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो वो जो सेंटर की भी जो मतलब मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या प्रेसिडेंट है, पर से उनकी एडवाइस पे, उनकी रिकमेंडेशंस पे भी उनको काम करना है। तो वो ये जो एडवाइजरी काउंसिल है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बातें कितनी मानेंगे कितनी नहीं मानेंगे, वो गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे कैबिनेट की कोई एडवाइस होती है तो उसके लिए फिर गवर्नर को हम ये मान के चलते हैं कि एज ए रबर स्टैम्प ही है वो। क्या इस काउंसिल की जो एडवाइजरी होती है, एडवाइजेज होती है, उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उसकी स्थिति वही रबर स्टैम्प वाली है? नहीं, मतलब अब वो सेरेमोनियल हेड हैं, कहा ही सेरेमोनियल हेड जाता है बेसिकली स्टेट के। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए जो शेड्यूल 5 का एरिया है, अगर वो अच्छा खासा एरिया है और उसके अंदर अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, तो वो पॉपुलेशन उसी स्टेट का एक हिस्सा है। तो अगर वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, मतलब उस स्टेट की पॉलिटिक्स में अगर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चलती है, तो जो उस स्टेट की कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो ऑब्वियसली उस क्षेत्र के हित में गवर्नर को एडवाइस देगी। अगर वो एरिया इनसिग्निफिकेंट है, वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, डेमोक्रेसी है, जितनी संख्या होगी उस हिसाब से डेमोक्रेसी में आपका डोमिनेंस होगा। अगर संख्या उतनी नहीं होगी तो शायद आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो आपकी स्टेट की कैबिनेट है, वो आपके ऊपर उतनी तरजीह ना दे, आपके डेवलपमेंट के बारे में उतना ना सोचे। क्योंकि इसको आप एक तरह से समझिए कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये कोई ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की बॉडी नहीं है जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और वो खुद कुछ कर सके। वो केवल एडवाइस दे रही है बेसिकली, ये समझने की ज़रूरत है। जब जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर दो तरीके के लॉज चल रहे हैं जहाँ शेड्यूल 5 लागू हो रहा है। एक एरिया ऐसा है जिसमें शेड्यूल 5 के लिए लॉ अलग से हैं, और एक एरिया ऐसा है जिसमें लॉज अलग जनरल कुछ तरीके का चल रहा है। इसी तरीके का है अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो इसको? हाँ, कुछ हद तक इसी तरह का। जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया है, तो वो
गवर्नर एम्पावर्ड हैं कि वो लागू होगा कि नहीं होगा, लागू होगा तो कितना लागू होगा, कौन सा पार्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि जो शेड्यूल 5 से कवर्ड एरिया है वहाँ कुछ पर्टिकुलर लॉज, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स पे जो बाकी नॉन शेड्यूल्ड एरिया है उससे अलग हों। ये कई स्टेट्स में ऐसे प्रोविजंस हैं, एक्चुअली काम करते हैं इस तरह के प्रोविजंस, क्योंकि इस समय जो शेड्यूल 5 है वो लगभग 10 राज्यों में है, मतलब 10 ही राज्यों में है। तो उन 10 राज्यों में से कुछ राज्यों में बहुत इफेक्टिवली काम करता है, कुछ राज्यों में ये बहुत उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स हैं वो मतलब पेपर पे हैं लेकिन प्रैक्टिकली डिफंक्ट टाइप की हैं, या फिर उस इलाके में रहने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं है उस स्टेट के अंदर कि वो कोई पॉलिटिकल डोमिनेंस कर पाएँ और पॉलिटिकली कोई उसका माइलेज ले पाएँ। तो इस वजह से ये दिक्कतें थोड़ा बहुत शेड्यूल 5 के अंदर आती हैं। शेड्यूल 5 ये मिलता कैसे है और बनता कैसे है? देखिए, अब जैसे हमने कहा कि शेड्यूल 5 के लिए उस इलाके में प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन बेसिकली शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। तो यानी पहले हमें वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स चाहिए। तो अगर शेड्यूल ट्राइब पहले से हैं 50% से ज़्यादा, तो उस इलाके को शेड्यूल एरिया में लिया जा सकता है। तो आर्टिकल 244(1) बेसिकली कहता क्या है, जब आप किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में लेते हैं तो बेसिकली ये कहता है कि जो बैकवर्ड एरिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल ऐसे ही इलाके में लगाया जाए शेड्यूल 5। अगर आप प्रैक्टिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से अगर आप बात करें कि जहाँ केवल शेड्यूल ट्राइब्स ही रहते हो, जहाँ नॉन शेड्यूल ट्राइब्स भी रहते हो वहाँ भी लगाया जा सकता है, लेकिन लगाया कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो एरिया बैकवर्ड है, किसी वजह से डेवलप नहीं हो पाया है, या जहाँ जिस एरिया में कस्टमरी लॉज अलग है, तो कस्टमरी लॉज अलग होने से फ़र्क क्या पड़ता है, कई जगह जैसे आपके कस्टम्स अलग हैं, तो मान लीजिए जो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए लॉ बना है, वो लॉ अगर आपके वहाँ डिट्टो लागू कर दिया जाए तो शायद आपके कस्टम्स को फॉलो करने में आपको दिक्कतें हों। मान लीजिए जैसे मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, इस तरह के, या लैंड से रिलेटेड है, या सक्सेशन से रिलेटेड है, तो अगर जनरल पॉपुलेशन का कोई लॉ लागू किया जाएगा तो आपके कस्टम्स के हिसाब से जो चीज़ें चली आ रही थी शायद उनमें कुछ दिक्कतें हों, लेकिन ये कस्टम्स क्या होंगे कि जो जनरल पॉपुलेशन है उससे भिन्न होंगे। तो अब आपने कहा कि ये शेड्यूल 5 का एरिया लगाया कैसे जाता है, तो शेड्यूल 5 के लिए बेसिकली क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद मतलब बेसिकली आप इसका एक प्रीकर्सर समझिए, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो जब ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश जो टफ टेरेंस होती थी, जो एरिया मतलब जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होते थे, जहाँ पर पहुँच आसान नहीं होती थी, या जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड होती थी, तो वहाँ पर बेसिकली 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें एक प्रोविज़न रखा गया कि एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़। तो एक्सक्लूडेड एरियाज़ वो थे, बेसिकली एक्सक्लूडेड का मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिश एम्पायर ने उनको एक्सक्लूड कर दिया था। एक्सक्लूडेड का मतलब ये था कि जो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए लॉ बनाए गए थे उससे उनको एक्सक्लूड किया गया या पार्शली एक्सक्लूड किया गया। तो जब उन्होंने एक्सक्लूडेड एरिया बोला तो एक्सक्लूडेड एरिया मतलब ये था जहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था और जहाँ किसी भी तरह के रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, क्योंकि 1935 तक इंडिया में कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। जैसे मतलब मान लीजिए सती का एबोलिशन है, स्लेवरी का एबोलिशन है, इस तरह के कई सारे एक्ट्स थे, ठीक है, जो मतलब समाज में सुधार की बातें करा करते थे। या मान लीजिए विडोज़ रीमैरिज एक्ट है, इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स हुआ करते थे जो सिविल लॉ, मतलब सिविल लॉ से रिलेटेड एक्ट्स हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह भी आ गए। मतलब काफ़ी सारे एक्ट्स हैं। तो 1935 में बेसिकली इसको पहली बार डिफाइन किया गया प्रॉपरली, पर उससे पहले जो 1931 का सेंसस हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया का लास्ट सेंसस था टेक्निकली, कि यह सेंसस उन्होंने 1941 में भी था, पर 1941 का सेंसस चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वो पूरा भी नहीं हो पाया और ना पब्लिश हो पाया। तो जो लास्ट सेंसस प्री इंडिपेंडेंस का था इंडिया का, वो 1931 का था। तो 1931 में जब पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन किया गया, जनसंख्या की गणना की गई, तो उस समय उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं वो एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहती हैं, और इस हिसाब से उन्होंने उनकी जनसंख्या की गणना करी, ठीक है। और वहीं से जब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो बहुत कम्प्रिहेंसिव एक्ट था, जिसमें बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी बनाए गए, नेशनल लेवल पे भी लेजिस्लेचर्स बनाए गए, सारी चीज़ें हुई, तो उसमें उन्होंने इसको एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया वर्ड को रखा, और उसके बाद फिर एक ऑर्डर निकाला। जो ऑर्डर उन्होंने बेसिकली निकाला, जिसका मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड ऑर्डर 1936 का था। तो उसमें इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो ये एक्सक्लूडेड एरियाज हम इनको एक्सक्लूड कर क्यों रहे हैं, तो एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि जो जनरल पॉपुलेशन के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो इफेक्टिवली यहाँ पर लागू नहीं हो सकते, प्लस लोकल एरिया में डिमांड ऐसी है या रिक्वायरमेंट्स ऐसी है या सर्क्यूमस्टेंसेस ऐसे हैं
कि हमें वहाँ पर लॉज को या तो मॉडिफाई करना पड़ता है या वहाँ के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो वहाँ के कमिश्नर्स हुआ करते थे या गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, उस पर्टिकुलर प्रोविंशियल असेंबलीज का भी जो लॉ होता था वो सीधे लागू नहीं होता था। तो गवर्नर जनरल और जो कमिश्नर्स होते थे उनको राइट दिया गया कि आप लोकल लेवल पे लॉज को मॉडिफाई कर सकते हैं, या लोकल लेवल पे अगर कोई आपको लॉ बनाना है पर से तो उसको आप बना सकते हैं। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जब मतलब मान लीजिए बेसिकली 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, तो उससे पहले अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं इसे, तो अगर हम इसको मान लीजिए अर्ली 19th सेंचुरी से शुरू करें, मतलब इसको समझने की ज़रूरत है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में बेसिकली क्या हुआ, जब आपका 1814, 1812, 1813, 14 चल रहा था, तो गुरखास ने काफ़ी कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन में अप टू जो यमुना पार करके या टॉन्स रिवर पार करके वो हिमाचल तक लगभग चले गए थे। गोरखा शासन हो गया। गोरखा शासन हो गया बेसिकली। तो उस समय जो ब्रिटिश आए, तो जो मतलब एंग्लो गुरखा वॉर जो हुआ बेसिकली, तो ब्रिटिश ने गुरखाओं को पीछे धकेल दिया। जब गुरखा पीछे चले गए तो 1814 में जब टेक्निकली ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया सारा इलाका, तो ब्रिटिश ने क्या किया बेसिकली कि जो मान लीजिए बेसिकली यमुना और टॉन्स के उस तरफ का हिस्सा हुआ करता था, जिसे बेसिकली रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर कहा जाता था, जो आज के हिमाचल प्रदेश में है। तो सिरमौर का उस समय जो हिस्सा होता था वो टॉन्स रिवर के इस तरफ भी होता था, टॉन्स रिवर से लेके यमुना तक लगभग। तो टॉन्स रिवर जो है ना आज का बेसिकली बहुत सारा लंबा चौड़ा बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में, ठीक है। तो जो इलाका उधर गिरी रिवर थी उनकी थोड़ा सा और वेस्ट में, तो गिरी और टॉन्स के बीच का रिवर, तो मतलब जो गिरी और टॉन्स रिवर के बीच का जो इलाका था उसे वो ट्रांसगिरी रीजन कहा करते थे, और जो टॉन्स और यमुना के बीच का रीजन था उसको वो बेसिकली जौनसार बाबर का एरिया बोला करते थे। तो ये दोनों जो रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर था या प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर था उसका हिस्सा हुआ करते थे। अब चूंकि वो तो गोरखाओं के अंडर में था, जब गोरखा पीछे कर दिए गए तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो ट्रांसगिरी रीजन था, गिरीपार वाला रीजन था रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर का, उसको तो उन्होंने सिरमौर के प्रिंसली स्टेट के संग ही रखा। और गोरखा जब चले गए तो उन्होंने वहाँ पर फतेह प्रकाश को जो है रेन स्टेट कर दिया। बेसिकली रेन स्टेट नहीं करना चाहिए, उनसे पहले तो कोई और थे, तो उन्होंने फतेह प्रकाश को जो है वहाँ का किंग बना दिया बेसिकली। और ये जो जौनसार बाबर का एरिया था इसको इन्होंने एक बफर स्टेट बनाया, और जौनसार बाबर के ईस्ट में जो आज का टेहरी गढ़वाल है उसको भी एक प्रिंसली स्टेट बना के वहाँ उन्होंने सुदर्शन शाह जो किंग हुआ करते थे उनको बैठा दिया, ठीक है। अब जो बाकी हिस्सा बचा आज के उत्तराखंड का, केवल एक हरिद्वार को उसमें से माइनस करके चलते हैं आज के दिन, तो जो बाकी उत्तराखंड का हिस्सा बचा, जो आज की हम 2 कुमाऊं गढ़वाल की कमिश्नरी देख रहे हैं, तो जो ईस्ट गढ़वाल हुआ करता है यानी आज का पौड़ी गढ़वाल प्लस आज का जो कुमाऊं होता था, ये उन्होंने सीधे अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन ये अब हम बात कब की कर रहे हैं, 1815 की। 1815 में ही उन्होंने जो है कुमाऊं कमिश्नरी बना दी, जिसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में बना दिया। अब उस कुमाऊं कमिश्नरी में क्या आपका पौड़ी गढ़वाल भी आ गया, आपका ये मतलब जितना हमारा कुमाऊं का हिस्सा ये सारा हिस्सा भी आ गया, ब्रिटिश कुमाऊं कहते हैं उसको पूरा, जो ब्रिटिश कुमाऊं हो गया बेसिकली। अब जब ये आ गए ब्रिटिश यहाँ पर, तो ब्रिटिश ने देखा कि हमें जो है ट्रांस हिमालयन ट्रेड करना है, हिमालय के उस पार ट्रेड करना है, तिब्बत के संग ट्रेड करना है। और ब्रिटिश के इंटरेस्ट में था, क्योंकि उनको तिब्बत से बेसिकली अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता था, ऊन मिलता था, प्लस पश्मीना शॉल्स वगैरह मिलते थे, जो यहाँ से वापस वो लोग लेके जाते थे, जैसे आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो जो है उनको लगा कि ये जो ट्रांस हिमालयन ट्रेड है कैसे किया जाए। अब पॉपुलेशन तो बहुत स्कैटर्ड थी, कुछ यहाँ थी कुछ वहाँ थी, तो इसको ओवरऑल रूल करना उनके लिए टफ था। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस समय बेसिकली ब्रिटिश राज नहीं था टेक्निकली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जब वो पीछे को गए टूवर्ड्स तिब्बत, तो उन्होंने देखा कि जो लिपू लेक का हमारा पास है, लिपू लेक दर्रा जिसे हम बोलते हैं, वो बेसिकली एक ट्राई जंक्शन पे है जहाँ से आपका नेपाल भी आ जाता है, इधर से तिब्बत भी आ जाता है। तो उन्होंने देखा कि इस इलाके में जो भुटियाज रहते हैं बेसिकली, तो भुटियाज के पास वो बेसिकली एक तो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्राइब्स हैं लेकिन ट्रेड करते हैं, और वो उनका ट्रेड बहुत फ्रिक्वेंट है नेपाल की तरफ भी और तिब्बत की तरफ भी, और वो उस लोकल कल्चर से मेल भी खाते हैं और कई सारी लोकल लैंग्वेजेस को जानते भी हैं अपनी लैंग्वेज के अलावा। तो उन्होंने भोटियाज का एक एफर्मेटिव यूज़ किया ट्रांस हिमालयन ट्रेड करने के लिए तिब्बत के संग। तो जब वो धीरे धीरे यहाँ पर करने लगे शासन बेसिकली, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब होमोजिनस नहीं है, हेट्रोजिनस है, मतलब सोसाइटीज़ अलग अलग हैं, ठीक है।
अब करते करते जब 1957 का हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि उसके तुरंत बाद 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ब्रिटिश राज ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए। तो जैसे मतलब मान लीजिए उस समय का जो सबसे पहला आईपीसी था वो 1860 का आया, या मान लीजिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1861 का आया, या मान लीजिए आपका जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है 1872 का आया, या मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का आया। तो इस तरह से जो बहुत सारे एक्ट्स आए, इवन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1860 में वो लाए। तो ये सारे एक्ट्स को वो इन इलाकों में लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको इसमें एक तो जोग्राफिक प्रॉब्लम्स होती थी, इलाके मतलब बिल्कुल टफ होते थे, टेरेन टफ होती थी, प्लस पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड थी। तो इन्होंने उसको उससे दूरी रखा, और जो कमिश्नर्स हुआ करते थे, जो कमिश्नर होते थे कुमाऊं, उन्हीं को पावर दी कि भाई आप लोकल लेवल पे इनको मॉडिफाई करते रहे। तो उसके बाद जब उन्होंने 1874 में एक शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाए। वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में बेसिकली क्या था, तो उसका एक पहला शेड्यूल होता था, फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए। उन्होंने कहा ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में जो बाकी ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, अब तो ब्रिटिश इंडिया हो गया, वो ब्रिटिश इंडिया के लॉ यहाँ सीधे लागू नहीं होंगे, इनको लोकल लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मॉडिफाई कर सकता है। अब जो वो अल्मोड़ा में कैपिटल हुआ करती थी उस समय, बेसिकली कुमाऊं कमिश्नरी की, कैपिटल नहीं कहना चाहिए, मतलब हेडक्वार्टर होता था कुमाऊं कमिश्नरी का, वो जब 1941 के आसपास नैनीताल की खोज हुई, तो आपका 1841 में जब नैनीताल की खोज हुई 1841 में, तो वो करीब 1857 के तुरंत बाद वो जो हेडक्वार्टर था कमिश्नरी का वो नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, 1857 के तुरंत बाद। अभी जो 1874 का शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, तो इसमें जो इस इलाके को रखा गया था, केवल इसलिए नहीं रखा गया था कि यहाँ ट्राइब्स रहते थे। अब वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, उसमें एक शेड्यूल था, तो उससे लोग ये मान के चलते हैं कि जी ये जितने लोग इसमें रखे गए थे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही थे। ऐसा नहीं था। वो ब्रिटिश उसको आइडेंटिफाई करते थे बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड कास्ट्स बेसिकली, ठीक है, दो तरह से आइडेंटिफाई किया करते थे। तो बैकवर्ड कास्ट में वो क्या कहते थे, जहाँ मतलब जिन सोसाइटीज़ में बहुत सारे रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, अभी भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मतलब सिविल सोसाइटी में, उसमें अगर बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं करके। तो ये जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था 1874 का, उसमें कुमाऊं था। लेकिन जब एक्चुअल उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया, और ये जो आपका मान लीजिए 1874 का जब ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, तो उसके बाद ही पहली हमारी सेंसस हुआ ब्रिटिश इंडिया का 1881 में। तो उसके बाद जब सेंसस होने लगे, तो सेंसस में ब्रिटिश ने एक्चुअल में जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी लोगों की, वो देखनी शुरू करी। तो 1881 का सेंसस हो गया, 1881 के बाद 1891 का सेंसस हो गया, 1891 के बाद 1901 का हो गया, फिर 11 का हो गया, फिर 21 का हो गया, फिर 1931 का सेंसस हुआ। तो तब तक क्या था कि ये जो पॉपुलेशन के इन्यूमरेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी मैच्योर कर चुका था। तो वो जो जैसे मान लीजिए सोसाइटी का या उनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, उसका जो वो बेसिकली सारा डाटा इकट्ठा करते थे, उसके बेसिस पे उन्होंने जब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें जो एक्सक्लूडेड और पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ का सिस्टम रखा, और फिर जो ऑर्डर आया 1936 का, तो उसमें कुमाऊं को नहीं रखा। जो कुमाऊं हुआ करता था उस कुमाऊं को उसमें नहीं रखा गया। तो तब कुमाऊं में 3 जिले हो गए थे। कुमाऊं हो गया था आपका, गढ़वाल हो गया था, और तराई हो गया था बेसिकली। लेकिन जो टेहरी गढ़वाल था वो प्रिंसली स्टेट ही था। जौनसार बाबर एक बफर स्टेट के रूप में ही वो इस्तेमाल करते थे। जौनसार बाबर को इस जो 1936 का ऑर्डर आया, उसमें उन्होंने उसको पार्सली एक्सक्लूडेड में रखा, ठीक है, जौनसार बाबर को पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रखा गया और बाकी एरियाज़ को नहीं रखा गया। तो उसके बाद जब ये जो 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या जो मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एक्ट के बेसिस पे जो 1936 का ऑर्डर है, जिसमें मतलब बेसिकली एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज़ डिफाइन किए गए, ये बेसिकली आप समझ सकते हैं एक तरह से प्रीकर्सर थे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के। यहीं से वो चीज़ें आई कि हाँ भाई शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 टाइप की एक चीज़ें होंगी जिसमें हम बैकवर्ड इलाकों को प्रोटेक्शन देने की बात कर सकते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन को एक्चुअली अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, या जो फिर किसी तरह से जोग्राफिकली आइसोलेटेड है। तो ये जो एक्चुअली शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 का जो प्रीकर्सर है वो 1936 का ये ऑर्डर है। थोड़ा सा मैं बीच में रोक के कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा। जैसे आप जो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो अलग से एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो बनाए, वो अपनी प्रशासनिक उनको सहज हो जाए या फिर अपनी सरलता हो जाए उसके हिसाब से कहीं पर को बनाए।
मैं सही कह रहा हूँ कि मतलब जितना वो है कि आप ढंग से अपना प्रशासन चला सको, तो उसको कंट्रोल आप बेहतर तरीके से कर सको, उसके लिए उन्होंने एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग से बनाए। तो ये क्या हिमालयी स्टेट शामिल हुए इसमें, या फिर भारत के और हिस्से भी शामिल हुए? नहीं, कई हिस्से उन्होंने लिए इसमें। देखिए, वेस्टर्न घाट्स में कई हिस्से लिए गए, जो आज का मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसमें लिए गए। इस अरेंजमेंट को आप इस तरह से समझिए जैसे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे तो ब्रिटिश राज के अंडर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या करा, जो प्रिंसली स्टेट के अंदर वो ज्यूरिडिक्शन उन्होंने राजा को दे दिया, कानून ही नहीं का लागू होता था। ठीक है, जो मतलब सिविल प्रोसीजर है या सिविल जो लॉज हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, क्रिमिनल जो लॉज हैं, लगते ब्रिटिश राज के थे, लेकिन उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कुछ कुछ कंसेशंस दे दिए, तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स हो गए। ठीक है, उसी तरह से इन्होंने बेसिकली ये एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज बनाए। कुछ जगह इन्होंने लाइन सिस्टम भी बनाया। लाइन सिस्टम में बेसिकली क्या करते थे, जो कंप्लीटली आइसोलेटेड हुआ करते थे प्लेसेस। तो अगर आप इसको समझेंगे तो ये इस तरह से है कि पार्सली एक्सक्लूडेड मतलब ये चाहते थे कि यार इसमें थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं और रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और ये उतना डेवलप नहीं हो पाए। और एक्सक्लूडेड मतलब जो लोगों में रिफॉर्म्स हो ही नहीं पा रहे हैं और ना उतना डेवलप हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हम एक जो जनरल पॉपुलेशन के लिए लॉ बनाएंगे उसको इफेक्टिवली लागू कर पाएंगे, और करेंगे तो क्या वो तर्क संगत और न्याय संगत होगा, ये बेसिक क्राइटेरिया था। तो इसलिए उन्होंने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कमिश्नर थे या गवर्नर जनरल थे, उनको पावर दे दी कि भाई आप अपने लॉज को जो हमारे जनरल पॉपुलेशन के लिए बने हैं, आप चाहें तो नहीं लागू होगा कोई पर्टिकुलर लॉ, आप चाहें तो उसको मॉडिफाई कर लें, आप चाहें तो उस लॉ का कुछ हिस्सा नहीं लागू होगा, ताकि आप उस पॉपुलेशन को इफेक्टिवली गवर्न कर सकें। और दूसरा क्या होता था, इसमें जो एक्चुअल कुछ ट्राइबल इलाके हुआ करते थे, उन ट्राइबल इलाकों में रेजिस्टेंस भी था बहुत ज़्यादा, मतलब वो ब्रिटिश राज का अपोज भी करते थे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिश के लिए कई ट्राइबल्स की लैंग्वेज को समझना और उनकी सोसाइटी के संग एसिमिलेट हो पाना, मतलब उनकी सोसाइटी के संग घुल मिल जाना काफ़ी टफ साबित हो रहा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं सोसाइटीज़ से कुछ लोगों को लेके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करके उन इलाकों को एडमिनिस्टर करना शुरू किया, और उस सोसाइटीज़ के हिसाब से उन्होंने अपने लॉज को मॉडिफाई करना या नहीं लागू करना या किस तरह से लागू करना, वो सारा सिस्टम शुरू किया। और वही चीज़ हम शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज के जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 पे हम उसमें क्या कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली यही कोशिश करते हैं कि जो वो इलाका उस पर्टिकुलर उसमें आ रहा है, उस शेड्यूल में 5 में या 6 में, तो वहाँ के जो कस्टमरी लॉज हैं, वो कस्टमरी लॉज जो हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, या जितनी हद तक हो सके वो कस्टमरी लॉज का डे टू डे लाइफ में उस पर्टिकुलर इलाके के उनको मतलब शामिल किया जा सके। और उसी तरह से जो उनका लैंड रिलेटेड राइट्स हैं, मतलब बेसिकली होता क्या था कि ये जो इस इलाके में लोग थे वो लैंड से सीधे मतलब काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे, यानी लैंड से उनके दिनचर्या, लैंड से उनकी इकोनॉमी, लैंड से उनकी आर्थिकी बहुत ज़्यादा चलती थी। मतलब लैंड से मेरा मतलब है लैंड और लैंड पे होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो वो इसलिए उन्होंने वो प्रोटेक्शंस दी, वही प्रोटेक्शंस को कंटिन्यू करने की बात की गई। तो जो शेड्यूल 5 था वो थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन था, शेड्यूल 6 जो था वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन था, जिसमें मतलब कस्टमरी लॉज पर विशेष ध्यान दिया गया शेड्यूल 6 में कि भाई कस्टमरी लॉज के हिसाब से ही चीज़ें होनी हैं। ठीक है, शेड्यूल 5 में कस्टमरी लॉज को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, या मैं कहूँ कि नहीं दी गई लगभग। ठीक है, उसमें लैंड के प्रोटेक्शन को थोड़ा तवज्जो दी गई। तो ये एक बेसिक चीज़ें चली। तो वो जो पर्टिकुलर 1936 का ऑर्डर था या 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको आप मान के चलते हैं वो प्रीकर्सर था शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का, जो प्रोविज़न आज हमारे अंदर आर्टिकल 244(1) और 244(2) में है बेसिकली। तो जो ये ट्राइब का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है, ये 1936 के इसी एक्ट के उसमें आया हुआ है? नहीं, ऐसा था, पहले ट्राइब्स कहे जाते थे, ट्राइब्स होते थे। अब जब ट्राइब्स कहे जाते थे, लीगली भी वो टर्म इस्तेमाल हो रहा था इससे पहले? नहीं, अगर आप 1874 का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी टेक्निकली लीगली ऐसे वर्ड नहीं कहा गया है कि भाई हम इस पर्टिकुलर इलाके को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ ट्राइब्स रहते हैं, ये कहीं प्रोविज़न नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप शेड्यूल 5 को आज पढ़ेंगे, आर्टिकल 244(1) के अंदर शेड्यूल 5 को अगर आप पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो शेड्यूल 5 में कहीं ये प्रोविज़न नहीं कि स्पेसिफिकली वहीं लागू होगा जहाँ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, नॉन शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में भी लागू हो सकता है, लेकिन लागू कहीं है नहीं, वो बात दूसरी है। ठीक है, अब क्योंकि उसको हम जोड़ते ही इससे हैं कि जहाँ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पर उसको लगाया जाएगा। हाँ, शेड्यूल 6 जो है वो स्पेसिफिकली उसी एरिया में लागू होगा जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स रह रहे हैं। ठीक है, जो मतलब आर्टिकल 244(2) के संग अगर आप उसे पढ़ें और शेड्यूल 6 को अगर आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो ये एक बेसिक सा फ़र्क है। अब जो 1935 की भी आप बात करें, जब वो एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ की बात करें, तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम एक्सक्लूड उसी एरिया को कर रहे हैं जहाँ ट्राइब रह रहे हैं केवल।
अब वो जो हिमालयन स्टेट्स की वो जो तुलना करते हैं, तो आप उसको एक ऐसे समझिए प्रैक्टिकली कि जो हिमालयन हमारा जितना मतलब हिमालयाज़ के संग लगा हुआ जितना हमारा हिस्सा था, तो जब हम बात कर रहे हैं कब की 1874 की, या हम बात कर रहे हैं 1935 की, तो पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, स्कैटर्ड होती थी, स्कार्स पॉपुलेशन थी, इलाके बहुत टफ थे। आज भी हमारे कई जगह इलाकों में सड़कें नहीं पहुंचती हैं, रोड्स नहीं हैं, सड़क नहीं है, तो आप सोचो नहीं 1874 में 1935 में क्या पोजीशन रही होगी। तो इसलिए वो उसको एक्सक्लूडेड एरिया में या नॉन एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रखा गया, जिस हिसाब से डेवलपमेंट था या नहीं था। तो हाँ, उसमें अब एक सच्चाई ये भी थी कि जो हिमालयन रीजन था, इस हिमालयन रीजन में बहुत हद तक अगर आप पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर जाएं आप, तो ये इस एरिया में बहुत सारे इलाके में अधिकतर ट्राइब्स रहा करते थे। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ट्राइब्स रहा करते थे, अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो ट्राइब्स रहा करते थे, अगर आप हिमाचल की तरफ चले जाएं या जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएं तो ट्राइब्स रहा करते थे, इस बेल्ट में रहा करते थे। तो लेकिन ट्राइब्स यहीं केवल नहीं रहते थे ना, ट्राइब्स तो सेंट्रल इंडिया में भी रहते थे। ठीक है, ट्राइब ईस्टर्न इंडिया में भी रहा करते थे। ठीक है, ट्राइब वेस्टर्न इंडिया में भी रहते थे, जो आज का महाराष्ट्र या गुजरात है। तो ट्राइब्स तो सब जगह थे। अब जो महाराष्ट्र में भी या गुजरात में भी जो ट्राइबल बेल्ट थी, अधिकतर क्या थी, अधिकतर माउंटेनियस थी, अधिकतर, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी माउंटेनियस थी। या सेंट्रल इंडिया में आप चले जाएं, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ जाएंगे या मध्य प्रदेश जाएंगे, तो वहाँ भी माउंटेनियस थी या टफ टेरेन थी। तो टफ टेरेन से जोड़ा गया, तो टफ टेरेन के लोग अधिकतर क्या थे, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड थे, तो जनरल पॉपुलेशन के संग घुलना मिलना उतना ज़्यादा नहीं था। तो वो एक्चुअली टेक्निकली ब्रिटिश की नज़र में बैकवर्ड थे। चूँकि जनरल पॉपुलेशन के संग घुलना मिलना ज़्यादा नहीं था, तो वो उनमें जो उनके सिस्टम होते थे, जो उनके कस्टम्स होते थे, उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी नहीं आए थे जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी एक क्राइटेरिया था उनको पार्शली एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रखने का। और फिर जिस समय भारत आज़ाद होता है उसके बाद फिर इसकी ये जो शेड्यूल 5 वाली पूरी स्थिति होती है, ये किस तरीके से बदलती है फिर? देखिए, अब जैसे मतलब मान लीजिए 1947 से लेके 1950-52 तक तो लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया के संग मिल रहे थे। ठीक है, जो आज का हमारा भारत है उस भारत में मिल रहे थे। ठीक है, अब उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो वो तो 1874 के एक्ट में भी कवर नहीं हो रहे थे उस हिसाब से। वो 1936 का जो ऑर्डर था एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज, उसमें भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि तो प्रिंसली स्टेट गवर्न कर रहे थे उनको। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के संग एक्सीड हो गए, इंडिया में मिल गए, तो उसके बाद वहाँ भी तो पॉपुलेशन रहती थी जो मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट थी आज के हिसाब से, या आज के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1950 में एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकले दो। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकला जिसको हम प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया गया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकला कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, जो निकला अगस्त 8, 1950 को। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्स निकाले गए तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो आर्टिकल हमारा 342 है जो शेड्यूल्ड ट्राइब को डील करता है, और इसी तरह से हमारा एक आर्टिकल 341 है जो शेड्यूल्ड कास्ट को डील करता है। तो आर्टिकल 341 के तहत, जो आर्टिकल 341 का 1 है, क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था। प्रेसिडेंट जो है एक लिस्ट बना सकते हैं जिस लिस्ट में शेड्यूल्ड कास्ट शामिल होंगे, तो वो एक लिस्ट बनाएंगे जो एक शेड्यूल में लिस्ट होगी, तो इसलिए उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया। ठीक है, तो शेड्यूल में आ गई वो सारी कास्ट, तो उन्होंने एक लिस्ट बना दी। उसके बाद उसी आर्टिकल 341 का 2 ये कहता है कि अब वो जो लिस्ट एक बार नोटिफाई हो गई, उस नोटिफाई में अगर कोई भी इंक्लूजन होना है, कोई भी एक्सक्लूजन होना है, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, केवल पार्लियामेंट कर सकती है। इसी तरह से आर्टिकल 342 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए व्यवस्था की गई, तो 342 की जो क्लॉज 1 थी, प्रेसिडेंट ने एक लिस्ट बना ली, एम्पावर थे प्रेसिडेंट। फिर 342 का जो क्लॉज 2 है उसके हिसाब से केवल पार्लियामेंट ही उस लिस्ट में इंक्लूजन कर सकती है, एक्सक्लूजन कर सकती है। ठीक है, जो आज तक होता चला आ रहा है। तो आर्टिकल 342 के तहत एक ऑर्डर और निकाला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 था, जो सितंबर 6, 1950 को निकाला गया। तो जब ये ऑर्डर निकाले गए तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जो आदमी, जो पॉपुलेशन जिस जगह की नेटिव है, उसको उसी जगह के लिए वो शेड्यूल्ड कास्ट का या शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक कास्ट है, वो उत्तर प्रदेश में रह रही है, तो वो उत्तर प्रदेश के उसी इलाके के लिए शेड्यूल्ड कास्ट है, वो मध्य प्रदेश के लिए शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, या वो बिहार के लिए शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। इसी तरह से जो शेड्यूल्ड
ट्राइब है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक शेड्यूल ट्राइब है, किसी दूसरे स्टेट के लिए वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो जो लिस्ट बनाई जाती है ये स्टेट वाइज बनाई जाती है, बनाता केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है बनाती, पार्लियामेंट के पास ही पावर है इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की इस लिस्ट में किसी कास्ट को या किसी ट्राइब को, लेकिन वो स्टेट वाइज बनती है। तो वो एक नेटिव चीज़ से आप उसको जोड़ते हैं। जैसे हमारे वहाँ आजकल वो एक बात चलती है ओरिजिनल रेजिडेंट, मूल निवास। तो वो ओरिजिनल रेजिडेंट क्या है, वो यही है बेसिकली कि आप 1950 के जब ये ऑर्डर निकले थे, चूँकि हम मान लेते हैं शेड्यूल्ड कास्ट वाला ऑर्डर पहले निकला था अगस्त 8 को 1950 में, और शेड्यूल ट्राइब वाला सितंबर 6 1950 को निकला था। तो हम मान लेते हैं कि चलिए हमने एक कट ऑफ डेट ले ली, सपोज़ मान लीजिए अगस्त 8 1950 की। तो उस डेट को जो आदमी जिस जगह का नेटिव था, वहाँ का ओरिजिनल रेजिडेंट था, वो उसको वहाँ का ही ओरिजिनल रेजिडेंट माना जाएगा। उसके बाद अगर वो किसी और जगह पर चला भी जाएगा तो उस जगह पर वो अपने संग वही कास्ट का जो प्रिविलेज है उसको कैरी नहीं कर पाएगा। ये बेसिक फंडा था इस पर, ठीक है। तो अब जब हम जब बात कर रहे हैं कि हुआ क्या फिर 1947 के बाद और 1950 आने तक क्या चीज़ें हुई, कैसे ये शेड्यूल्ड एरियाज़ में चीज़ों को रखा गया, क्या हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि जिस तरह से मतलब इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स मिले, कई सारी चीज़ें हुई, और 1956 तक स्टेट्स का ढंग से रीऑर्गेनाइजेशन हो पाया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और एट्सेट्रा। तो उस समय क्या हुआ बेसिकली कि सरकार को लगा कि ये तो लगभग हर जो लोग हैं वो या तो शेड्यूल्ड ट्राइब में मांग रहे हैं या शेड्यूल्ड कास्ट में मांग रहे हैं, बेसिकली अपने आप को इंक्लूड करना। वो क्यों मांगते थे उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 330 देखते हैं और आर्टिकल 332 देखते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर में, भले ही वो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा हो, भले ही वो स्टेट लेजिस्लेचर हो जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसमें रिजर्वेशन केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलता था। तो लोगों में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग आई कि अगर हम इस लिस्ट में आते हैं तो सीट्स रिजर्व होंगी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में अच्छा होगा और हम लोग अपने हितों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी डिमांड आई। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जब इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी आने लगी तो 1960 में उन्होंने एक कमीशन बनाया जो बेसिकली यूएन देवार कमीशन था। तो यूएन देवार साहब कौन हुआ करते थे? यूएन देवार साहब उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जो सौराष्ट्र एक हिस्सा हुआ करता था, उस सौराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो जो यूएन देवार कमीशन बनाया गया, इस यूएन देवार कमीशन ने क्राइटेरिया फिक्स किया कि आप शेड्यूल्ड एरिया में लेंगे कैसे। तो उन्होंने 4 बेसिक चीज़ें कही यूएन देवार कमीशन ने, जो 1960 में बनाया गया, 61 में करीब करीब उनकी रिपोर्ट आई। 4 बेसिक चीज़ें कही। उन्होंने कहा पहले तो वो जिस एरिया को हम शेड्यूल्ड एरिया बनाना चाह रहे हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया में जो ट्राइब्स हैं, अब उस समय तो फिक्स था नहीं ना कि वो लिस्ट में आ गए कि नहीं आ गए ट्राइब्स की, तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड यूज़ करने की जगह मान लीजिए ट्राइब्स कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब कह लेते हैं मान लीजिए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो उनकी मतलब प्रीपोंडरेंस होनी चाहिए, मतलब उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी वो 50% से ऊपर होने चाहिए जिस इलाके को हम शेड्यूल 5 में लेना चाह रहे हैं। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि ये जो एरिया है जिसको हम शेड्यूल में लेना चाह रहे हैं 5 में या 6 में, वो रीज़नेबल होना चाहिए साइज़ में। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा सा एरिया हो, या ऐसा भी ना हो कि हम इतने बड़े एरिया को बनाना चाह रहे हैं जो मतलब बहुत एक्सपोनेंशियल हो। प्लस उसके अंदर जो ये ट्राइब्स रह रहे हैं, ये ट्राइब्स का जो इलाका है वो कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, हम ताकि देख सकें कि हाँ ये एक ट्राइब जो है ये होमोजेनस एक ट्राइब है। क्योंकि क्या होता है कई जगह हमने मान लीजिए शेड्यूल 5 लगाया या शेड्यूल 6 लगाया, तो शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के अंदर एक ही तरह की ट्राइब रह रही हो तो ज़रूरी नहीं है, कई तरह की ट्राइब्स भी रह सकती हैं। तो जो एक ट्राइब रह रही है वो एक कॉम्पैक्ट इलाके में रह रही है। ये दूसरा क्राइटेरिया बनाया उन्होंने। तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने बनाया कि वो जो एरिया हम शेड्यूल्ड एरिया में लेना चाह रहे हैं उसका जो नेचर है वो अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो ट्राइब्स तो रह रहे हैं लेकिन डेवलप्ड एरिया है, तो वो नेचर उस इलाके का अंडर डेवलप्ड होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने एक बात और कही वो ये कही कि जिस एरिया को हम शेड्यूल्ड एरिया बनाना चाह रहे हैं, जो चौथा उनका पॉइंट है उसमें, और जिस एरिया को हम उसके संग जो उसका नेबरिंग एरिया, जो उसका पड़ोसी एरिया जिसको हम शेड्यूल्ड एरिया नहीं बना रहे हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया में नहीं ले रहे हैं, उस एरिया और इस शेड्यूल्ड एरिया के बीच में एक मार्क्ड डिस्पैरिटी होनी चाहिए। मतलब उनके और इसके बीच में इतना फ़र्क होना चाहिए डेवलपमेंट के, हाँ मतलब दिखना चाहिए डेवलपमेंट के एंगल से या किसी और तरह से, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो दिखाई देना चाहिए, मतलब तो मार्क्ड डिस्पैरिटी होनी चाहिए। 4 चीज़ें उन्होंने कही। अब जब ये 4 चीज़ें कही तो उस हिसाब से शेड्यूल्ड एरियाज़ में चीज़ें लागू होने लगी।
अब उसके बाद बहुत सारे लोग आने लगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अपने को लेना चाहते थे। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो आप ये मान के चलिए कि 820-21 के आसपास शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करते थे, जो पहली लिस्ट बनी 1950 में, जो 8 अगस्त 1950 को नोटिफाई हुई। वो करते करते आज लगभग 1.5 गुना हो गई है। और उसी तरह से आप देखिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट हुआ करती थी, जो 6 सितंबर 1950 में नोटिफाई हुई, तो उसमें करीब करीब आप मान लीजिए 290 प्लस कुछ हुआ करते थे। वो आज लगभग लगभग 2.5 गुनी बड़ी हो गई है, उसमें 2.5 गुने लोग हो गए हैं मतलब उस लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो मतलब इस तरह से डिमांड्स आने लगी, तो सरकार के सामने ये हो गया कि भाई किसको लें हम शेड्यूल्ड ट्राइब में, या किसको लें हम शेड्यूल्ड कास्ट में लें, किस तरह से लें, क्या उसका क्राइटेरिया फिक्स करें। तो उन्होंने उस समय के एक लॉ सेक्रेटरी हुआ करते थे BN लोकूर। तो BN लोकूर की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। वो 3 सदस्यीय कमेटी को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि आप ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शेड्यूल्ड कास्ट बनाए जा सकें, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाए जा सकें। तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो बेसिक 2 मोटे क्राइटेरिया रखे। एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि वो जो इलाका है वो बैकवर्ड होना चाहिए, और वो जो कास्ट है वो बैकवर्ड होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने रखा कि वो जो कास्ट है उसने कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को फेस किया हो। 2 बेसिक क्राइटेरिया थे, तो अनटचेबिलिटी और बैकवर्डनेस, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उन्होंने क्या क्या 5 क्राइटेरिया रखे, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या थे, कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे मतलब वो खुद मतलब इस तरह से मानिए कि एक तरह से राज्य मतलब हुआ करते थे, या राजाओं के हिस्से हुआ करते थे, उन लोगों के खुद के अपने मतलब राज्य हुआ करते थे, अपने लॉस चल रहे हैं, अपने लॉस चल रहे थे, सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने उसके लिए बेसिक 5 क्राइटेरिया रखे, और एक छठा राइडर भी रखा। तो जो लोग आज शेड्यूल 5 की बात करते हैं या शेड्यूल 6 शेड्यूल्ड ट्राइब में आने की बातें करते हैं, तो वो 5 की तो बात करते हैं। वो जो छठा राइडर रखा है उसकी बहुत कम लोग बात करते हैं, और इसमें बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें मतलब कई जुडिशियल रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें उसको यूज़ किया गया। तो लोकूर साहब ने क्या 5 क्राइटेरिया रखे शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए। पहला उन्होंने कहा कि जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम शेड्यूल ट्राइब में लेना चाहते हैं, उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, यानी आदम लक्षण होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो जनरल पॉपुलेशन की नहीं हो रही हैं, उनकी हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए। कल्चर जो है मतलब भिन्न होना चाहिए। किससे भिन्न होना चाहिए? जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है, उससे भिन्न कल्चर होना चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि उनका जियोग्राफिक आइसोलेशन होना चाहिए, मतलब वो जियोग्राफिकली जनरल पॉपुलेशन से आइसोलेटेड होने चाहिए। चौथी चीज़ उन्होंने कही बेसिकली कि ये जो लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब में आना चाह रहे हैं, इनके अंदर एक शाइनेस होनी चाहिए जनरल पॉपुलेशन के संग इंटरेक्ट करने में। तो ये लोग मतलब जनरल पॉपुलेशन के संग इंटरेक्ट करने में बहुत आसानी से ना इंटरेक्ट कर पाते, सीधे सीधे घुल मिल ना पाते हैं, या घुले मिले ना हो। पांचवा उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि वो बैकवर्डनेस होनी चाहिए, बैकवर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये 5 क्राइटेरिया थे। अब जो छठा उन्होंने उसमें राइडर रखा, उन्होंने ये रखा कि अगर कोई ट्राइब है भी, लेकिन वो जो जनरल पॉपुलेशन है उस जनरल पॉपुलेशन के संग घुल मिल गई है बाई एंड लार्ज, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ना दिया जाए। अगर जनरल पॉपुलेशन से घुल मिल गई है कोई ट्राइब, तो वो भले ही ट्राइब हो, भले ही उनके कुछ मतलब कस्टम्स और ये चीज़ें अलग रही हों, लेकिन अगर वो आज के दिन बाई एंड लार्ज मिक्सअप हो गए हैं जनरल पॉपुलेशन के संग, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना दिया जाए। एक राइडर भी था छठा उसमें, ठीक है, जिसकी बहुत कम लोग बातें किया करते हैं। तो इन 2 बेसिस पे बेसिकली, तो जो देवहार कमीशन था उसके बेसिस पे आप शेड्यूल्ड एरिया बना रहे हैं, जो लोकूर कमेटी थी उसके बेसिस पे आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा बना रहे हैं बेसिकली, जो आज के दिन जिस हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। प्लस उसके संग संग क्या है कि एक अब हमारे वहाँ एक सिस्टम बनाया गया कि जो आप एक ट्राइब है, मान लीजिए एक कम्युनिटी है, वो ये 5 पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर लेती है। मान लीजिए कि वो कम्युनिटी जो है जनरल पॉपुलेशन के संग मिक्सअप भी नहीं हो पाई है, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या है कि उसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से बनाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 330 में और 332 में लेजिस्लेचर में, मतलब लोकसभा में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन दिया जाता था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, तो उसी प्रकार से हमारा बेसिकली जैसे एक आर्टिकल 338 हुआ करता था। तो आर्टिकल 338 में शुरू से एक व्यवस्था थी जिसमें एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया जाता था, ठीक है। वो होता था, उसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा था उसको। तो वो 89 थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसमें इनको बाइफरकेट कर दिया गया। तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट
रह गया 338 में, और आर्टिकल 338 ए इंसर्ट कर दिया गया जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ले लिया गया, ठीक है, 338 ए में। तो अब जो इसकी प्रोसेस आज के दिन है वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? एथनिसिटी की, क्या उनकी एथनिक बैकग्राउंड है उसकी बात कर रहे हैं, कुछ हद तक हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी जिस भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में लेना चाहती है वो एक प्रपोज़ल बना के भेजेगी। वो प्रपोज़ल में मतलब एथनिसिटी का सपोर्ट होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और वो प्रपोज़ल जो है आज के दिन जो व्यवस्था है वो प्रपोज़ल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में, ठीक है, क्योंकि वो नोडल मिनिस्ट्री है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इसको स्टडी करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजेगी। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास क्यों जाएगा? क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही सेंसस करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही जो हैं, जब से हमारा पहला सेंसस हुआ है मान लीजिए, तो तब से पहले सेंसस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस अगर जो सर्वे करा रहा है तो उसमें एससी और एसटी की तो गणना होती है, पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन का लाभ देना है, अफर्मेटिव लाभ किस में देना है? लोकसभा में और विधानसभा में, तो उनकी तो गणना करनी ही करनी है आपने, उसी हिसाब से उनकी सीटें तय होंगी लोकसभा में या विधानसभाओं में, ठीक है, तो उनकी तो गणना होती रहती है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास चूंकि वो सेंसस भी कराते हैं तो उनके पास सारा डाटा रहता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी रहती है, सेंसस में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखी जाती है हर आदमी की, ठीक है, कास्ट के इतर। तो वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगी। और 2017 में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मैंडेटरी कर दिया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का उसमें कंकरेंस होना चाहिए, मतलब उनकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ ये जो प्रपोजल आया है इसमें जो कम्युनिटी शामिल की गई है इसको लिस्ट में लिया जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। कंपैरेटिव स्टडी एक वो करेगा। हाँ, मतलब वो उनका अपना क्राइटेरिया वो फिक्स करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है उसको वो स्टडी करेंगे। फिर वो इस रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास जाके वो भी स्टडी करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कंपैरेटिव स्टडी करें कि बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में लेने से क्या बेनिफिट होगा, क्या किसी एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी का नुकसान तो नहीं होगा, इस तरह की वो स्टडी करते हैं। उसके बाद वो उसको रिकमेंड करके भेजते हैं यूनियन कैबिनेट के पास। कैबिनेट उसमें जो है अपना डिलिब्रेशंस करती है, और डिलिब्रेशंस करने के बाद कैबिनेट उसको अगर सही समझती है तो पार्लियामेंट में पेश करती है। पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट किया जाता है, अमेंडमेंट करके वो लिस्ट अमेंड हो जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 वाला है वो लिस्ट अमेंड हो जाती है, और उसमें इस कास्ट को इंक्लूड कर लिया जाता है। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट का एसेंट लगने के बाद लिस्ट जारी हो जाती है, नोटिफाई हो जाती है। और वो जब लिस्ट नोटिफाई हो जाती है प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, तो उसके बाद वो स्टेट पे आती है वापस, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो तो स्टेट स्पेसिफिक बन रही है ना, उसी स्टेट के लिए बन रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो स्टेट को उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये उसकी प्रोसेस है आज के दिन। तो अगर जैसे अगर मैं इस बात को समझना चाहूँ ना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला पूरा एरिया होता है तो उसमें किसी भी कास्ट के या फिर हर कोई आ सकता है, इस तरीके की चीज़ है, या फिर पर्टिकुलर कास्ट का भी कोई कुछ लेना देना होता है उसमें? नहीं, अब देखिए इसमें दो तरह से चीज़ें की जाती हैं। एक तो ऐसा कि आपने एक शेड्यूल्ड एरिया ले लिया, उस शेड्यूल्ड एरिया में कुछ कास्ट आपने उससे बाहर रखी, कुछ उसमें आपने शेड्यूल्ड ट्राइब में ले ली। जैसा कोई एग्जांपल है उसमें हम समझ सकते हैं सर कि जैसे मतलब मान लीजिए कई सारा इलाका जो आज के दिन मध्य प्रदेश में, या मतलब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जैसे आज 10 स्टेट जो हैं मान लीजिए शेड्यूल 5 में कवर हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 10 स्टेट में मतलब मान लीजिए हमारे वहाँ बहुत सारे लोग कंपैरिजन हिमाचल प्रदेश के संग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के संग जैसे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे हिमाचल प्रदेश में आपका किन्नौर है, लाहौल स्पीति और चंबा की 2 तहसीलें हैं शेड्यूल 5 में आती हैं। तो वो ब्लैंकेट शेड्यूल 5 लगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे समझने के लिए कि हिमाचल पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, पंजाब से 1966 में हरियाणा अलग हुआ, 1971 में हिमाचल अलग हुआ। तो आज का जो पंजाब है वो इंडिया के उन स्टेट्स में से एक है जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन 0 है, ठीक है। तो जब हिमाचल पंजाब का हिस्सा रहा होगा, और दूसरा स्टेट कौन है जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन 0 है? हरियाणा है। तो यानी जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक पंजाब रहे होंगे तो उस वक्त हिमाचल के लोगों का पॉलिटिकल डोमिनेंस पंजाब के अंदर उतना नहीं रहा होगा।
तो जब 1971 में हिमाचल फाइनली पंजाब से अलग हुआ, तो 1975 में शेड्यूल 5 के एरियाज़ बनाए गए, आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा की 2 तहसीलें मिला के। अब ये जो बनाए गए ब्लैंकेट बना दिए गए। तो ब्लैंकेट बना दिए गए का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे उनको ट्राइब्स कंसिडर किया गया। उनकी भले ही कास्ट कोई भी थी, वो भले ही होमोजेनस सोसाइटी नहीं थी। होमोजेनस से मेरा मतलब है कि एक ही कास्ट नहीं थी, भले ही उसमें बहुत सारी कास्ट थी, हेट्रोजेनस थे वो बेसिकली। तो उसमें ब्राह्मण्स भी थे, उसमें राजपूत्स भी थे, उसमें बैकवर्ड कास्ट भी थी। उन सबको उन्होंने एक उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ले लिया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे। इसी तरह से कुछ स्टेट्स में ये व्यवस्था है कि जो शेड्यूल्ड में एरिया आ भी रहा है तो उस एरिया के अंदर जो बाकी कास्ट हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसमें फ़र्क है कि आप किस चीज़ को किस तरह से ला रहे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे, अभी पिछले साल मतलब एक्चुअली 2023 में, अगस्त 2023 में, जो बेसिकली 4 अगस्त 2023 को जो बेसिकली ऑर्डर आया है, नोटिफिकेशन हुआ है, उसके हिसाब से हाटी समुदाय जिसे हम बोलते हैं, हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में लिया गया है। तो उससे पहले हिमाचल में कोशिश क्या होती थी कि जो वो हाटी समुदाय वाला इलाका है, गिरी पार रीजन है वो, ठीक है। गिरी मतलब एक रिवर है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और टॉन्स जो है, टॉन्स भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो उसको गिरी पार रीजन बोलते हैं, जो गिरी नदी और टॉन्स रिवर के बीच में है, गिरी पार रीजन। अब चूंकि वहाँ के लोग पुराने ज़माने में मतलब हाट लगाया करते थे अपना सामान बेचने के लिए, तो उनको हाटी हाटी बोला जाता है उस हाट शब्द की वजह से। तो अब वो जो सोसाइटी है वो भी एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजेनस है। वहाँ राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बैकवर्ड कास्ट भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जो राजपूत हैं या ब्राह्मण्स हैं वो भी सब मतलब एक ही होमोजेनस नहीं है। मतलब मान लीजिए हम राजपूत कह रहे हैं तो सारे राजपूत भी एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। और ये जो रीज़न होता था, ये सिरमौर रॉयल स्टेट का पार्ट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट का, ठीक है। अब जब वो हमने पहले भी जैसे बात की थी कि 1814 में जब ब्रिटिश ने फाइनली यहाँ से गोरखाओं के ऊपर विजय पाई, जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि जो टॉन्स रिवर के इधर का हिस्सा था यमुना तक का, उसको एक जौनसार बाबर का हिस्सा ले लिया। जौनसार मीन्स की जो तलहटी का हिस्सा था, बाबर मीन्स की जो हिल्स का हिस्सा था, ठीक है। तो वो था तो इसी सिरमौर प्रिंसली स्टेट का हिस्सा, बेसिकली सिरमौर रॉयल स्टेट ऑफ सिरमौर का। तो उसको तो उन्होंने एक बफर स्टेट बना दिया। लेकिन जो गिरी पार वाला रीजन था, जो हमारा यमुना रिवर के थोड़ा इधर और टॉन्स रिवर के पूरा इधर का जो हिस्सा था, मतलब वेस्ट का, उसको उसी में रहने दिया, प्रिंसली स्टेट ऑफ सिरमौर में। अब ये जब 1967 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लिया गया, जिसमें से जौनसार बाबर का भी हिस्सा था। तो जौनसार बाबर के केस में क्या था, वो पूरे इलाके को शेड्यूल्ड ट्राइब ले लिया गया, ठीक है। तो उस इलाके के अंदर जितने भी लोग रहते थे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ गए। वो भले ही राजपूत हुआ करते थे या ब्राह्मण होते हैं या मान लीजिए कोई और कास्ट के होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी उन्होंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ली थी। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि मतलब वो एक बफर स्टेट हुआ करता था। फिर उसके बाद जो 1936 का ऑर्डर था तो उसको उन्होंने पार्सली एक्सक्लूडेड में लिया था, जबकि कुमाऊँ का बाकी हिस्सा उस पार्सली एक्सक्लूडेड में शामिल नहीं होता था। और उनके कुछ ऐसे कस्टम्स होते थे जिससे वो मतलब अपनी को ट्राइबल आइडेंटिटी के नज़दीक पाते थे, ठीक है। तो जब वो 67 में मतलब जब ये भोटियास को बनाया गया, बुक्सास को बनाया गया, थारूस को बनाया गया, राजीस को बनाया गया, उनके संग संग जौनसारीज़ को भी बनाया गया। अब जब जौनसारीज़ को 1967 में बना दिया गया तो हिमाचल प्रदेश था नहीं, वो तो पंजाब था, ठीक है। अब 1971 में जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ तो 75 में जब उन्होंने लाहौल स्पीति को शेड्यूल्ड में लिया, शेड्यूल 5 में, तो यहाँ भी डिमांड उठने लगी। डिमांड तो 1967 में भी उठ रही थी हल्की फुल्की, लेकिन तब पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं था तो कुछ नहीं हुआ। नहीं तो शायद वो जौनसार बाबर के संग बनाए जा सकते थे अगर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा प्रपोजल जाता। यूपी गवर्नमेंट की ओर से तो गया, पंजाब गवर्नमेंट की ओर से अगर जाता तो शायद हो सकता था या ना हो सकता था, ठीक है। अब जब 1967 से टेक्निकली उनकी डिमांड चली आ रही है, फाइनली जाके करीब करीब 1995 में पहली बार हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा, ठीक है। जो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को प्रपोजल भेजा गया, नोडल मिनिस्ट्री को। प्रपोजल में उन्होंने अपने सारी मतलब इनकी बैकग्राउंड दे दी कि ये जो हाटी समुदाय है इसको उसमें लिया जाए, ट्राइब्स में लिया जाए।
अब हाटी समुदाय जब आप बोलते हैं तो हाटी समुदाय तो एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी नहीं है ना, उसमें तो मतलब वो हेट्रोजेनस है, उसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, अदर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये जब उस चीज़ को प्रपोज, जब ये डिमांड करते थे, ये कहते थे कि हम और जौनसारी जो लोग हैं, हम और जौनसार बाबर वाले जो लोग हैं, हम लोग बेसिकली ब्रदर्स बाय ब्लड हैं, बेसिकली टेक्निकली हम एक ही कौम है बेसिकली, इस तरह की बातें किया करते थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों के भी जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं उनमें ये मिलता है कि जो टॉन्स रिवर का एरिया है, टॉन्स का जो बॉर्डर लैंड है, टॉन्स के बॉर्डर लैंड पे मतलब इस तरह की कम्युनिटीज़ रहा करती थी, जिसे वो बेसिकली खस कहा करते थे, वो कम्युनिटीज़ रहा करती थी। तो इस तरह के अकाउंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो किस तरफ, टॉन्स के इस तरफ और उस तरफ, तो उस तरफ हो गया आपका गिरिपार वाला रीजन और इस तरफ हो गया आपका ये जौनसार बाबर वाला रीजन। तो अब उसमें ब्रिटिश ये भी कहा करते थे कि जो तलहटी का एरिया है उसमें वो राजपूत रहा करते थे, जो राजपूत वहाँ के नेटिव नहीं हैं, मतलब ब्रिटिश अकाउंट्स हैं बेसिकली। तो अब ब्रिटिश अकाउंट्स पे हम नहीं जा रहे, अब हम कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है नहीं, ना एथनिसिटी पे हमें बात करनी है, हम अपने पॉइंट पे स्टिक करते हैं। तो जब 1995 में पहली बार ये प्रपोजल गया तो वो प्रपोजल रिजेक्ट होकर आ गया। तो उसमें रिजेक्शन के जो 3-4 बेसिक कारण थे, ये थे कि भाई साहब एक तो ये होमोजेनस नहीं है, प्लस ये हाटी कोई समुदाय नहीं है। हाटी तो जो एक जेनेरिक टर्म है, ब्लैंकेट टर्म है, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो रिजेक्ट होके आ गया। फिर 11 साल बाद उन्होंने अगला प्रपोजल भेजा 2006 में, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो भी रिजेक्ट होके आ गया सेम ग्राउंड्स पे। और जो रिजेक्शन होते थे वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लेवल पे होते थे अधिकतर। वो अपनी मतलब उसमें कमेंट्स भेजा करते थे कि जिसमें मतलब कि ये होमोजेनस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजेनस है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट में आ चुके हैं, और जो इसमें कई सारी जो अपर कास्ट हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, इस तरह के कमेंट्स आते थे। 2006 के बाद ये फिर भेजा गया 11 साल बाद 2017 में। 2017 में भी ये वापस आ गया, लेकिन जब ये 2017 में वापस आया तो 2017 का जब रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको जब वापस भेजा, मतलब कंकरेंस नहीं दी तो आगे नहीं गया। जब ये आगे नहीं गया तो उस समय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 1-2 रिमार्क्स लिखे थे, जो 1-2 रिमार्क्स में उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो 1960 में जौनसार बाबर को भी दिया गया, तो जौनसार बाबर के केस में भी उस समय जो एक जॉइंट कमेटी बनी थी, जो जॉइंट कमेटी बेसिकली ये देखती थी कि किस पर्टिकुलर एरिया को लेना है, किस पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लेना है, किस पर्टिकुलर कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं लेना है। तो बेसिकली जो ऑर्डर्स पे मॉडिफिकेशन करती थी, तो उसका बिल था, बिल जो पार्लियामेंट में बिल गया 2017 में। तो 2017 में जो पार्लियामेंट में बिल जाना था, उस बिल में क्या रिमार्क्स थे उसको उसने मेंशन किया है जब 2017 का रिजेक्शन किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने कहा कि उस बिल में कहा गया कि पहले तो इसको एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी नहीं देनी चाहिए। तो टेरिटोरियल आइडेंटिटी हम क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जौनसार बाबर, तो एक जोग्राफिक एरिया है ना, वो कह रहे हैं हमें एक जोग्राफिक एरिया नहीं देना चाहिए पहले तो इसका नाम। प्लस उन्होंने करीब 32 के आसपास, 32 के आसपास मतलब कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई की थी। वो 32 कम्युनिटीज़ के आसपास उन्होंने आइडेंटिफाई करके कहा था कि हमें 32 कम्युनिटीज़ को नाम से रेफ़र कर सकते हैं अगर हमें शेड्यूल ट्राइब में लेना है तो, ठीक है। ये 2 चीज़ें उन्होंने बेसिक इसमें कही थी। अब ये फाइनली जब वो बिल एक्ट बना तो ये चीज़ें उसमें नहीं रही, हट गई, इसीलिए एक्ट बन गया। अगर ये रहती होती तो एक्ट नहीं बनता। तो जौनसार बाबर बेसिकली उसमें ये भी कहा गया था, उसमें एक ये भी रिमार्क था कि इसमें बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, ठीक है, जो वो बिल के वक्त जो जॉइंट कमेटी ने जो अपने रिमार्क्स दिए थे। तो जैसे एक रिमार्क उन्होंने दिया था कि एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कुछ 32 के आसपास कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई की थी। तो उसमें एक रिमार्क ये भी था कि इसमें कई सारी फॉरवर्ड कास्ट शामिल हैं, ठीक है, जो उस इलाके में डोमिनेंट हैं, ठीक है, और जो स्टेट की पॉलिटी में भी मतलब डोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल उनका कोई डोमिनेंस नहीं है, पर वो प्रिवेल नहीं किया और वो एक्ट बन गया और जौनसार बाबर में जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया। अब उसी से प्रेरित होके गिरिपार में डिमांड चलती रही। फाइनली 2022 में क्या किया गया, दोबारा ये प्रपोजल भेजा गया हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से, चौथी बार। पहला प्रपोजल 1995 में गया, दूसरा प्रपोजल 2006 में गया, तीसरा प्रपोजल 2017 में गया। तीनों बार रिजेक्ट होके आ गया ये हाटी समुदाय को, गिरिपार के रीजन को लोगों को बनाने का। 2022 में जब वो प्रपोजल गया तो वो अप्रूव होके आ गया। अब होता क्या है कि ग्राउंड्स सेम थे, बस एक फ़र्क ये था कि इनिशियली ये लोग डिमांड करते थे कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा की वो 2 तहसील की तरह इसको भी एक ब्लैंकेट शेड्यूल 5 बना दिया जाए।
ठीक है, इस बार इन्होंने थोड़ा सा एक फ़र्क किया। इन्होंने फ़र्क ये किया कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना, टॉस रिवर के इस तरफ और उस तरफ खस लोग रहा करते थे टाइप का, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन को, एथनिसिटी को फर्दर डिफाइन किया। पहले भी करते थे, फर्दर डिफाइन किया। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे पहले जो रिजेक्शन होता था वो किस बेसिस पे होता था कि हेट्रोजेनस सोसाइटी है, इसमें ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं जो डोमिनेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो राजपूत हैं वो बेसिकली खस खनेत हैं, उसको फर्दर डिफाइन किया गिरिपार रीजन में, खस खनेत। और बोले ब्राह्मण हैं, इनको उन्होंने डिफाइन किया ये भाट हैं, भाट या भाट करके वो प्रोनाउंस करते हैं उसको। तीसरा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बाकी कास्ट हैं वो बधोई हैं, बधोई करके वो एक शब्द उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। चौथा उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ अभी भी ऐसी प्रथा है, उनके वहाँ एक खुमली होती है, खुमली, खुम्मी खुम्मी कहते हैं उसे। तो वो खुम्बली की जो प्रथा होती है वो बेसिक की तरह एक तरह से पंचायत होती है, जैसे खाप पंचायतों का हम नाम सुनते हैं ना हरियाणा में, तो उसी तरह से पंचायत होती है जो बहुत सारे डिसीजंस लिया करती है डे टू डे लाइफ के। अभी भी वो प्रैक्टिस कुछ कुछ हिस्सों में करी जाती है वहाँ पर, ठीक है। इवन जॉनसर बाबर में भी होता ही है। वहाँ वो सेम ही थे, वो ब्रदर्स बाय ब्लड जो बात कही जाती थी, ठीक है। अब तो ये उन्होंने इस बार इस तरह की चीज़ें रखी। तो वो फाइनली जो हमने प्रोसेस बताई थी कि कैसे बनाए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, वो सारी प्रोसेस पास हो गई पार्लियामेंट से। वो गिरिपार रीजन के जो लोग थे वो उसमें ऐड कर दिए गए। अब वो जो गिरिपार रीजन के लोग उसमें ऐड कर दिए गए, तो जैसा मैंने आपसे कहा 4 अगस्त 2023 को उसका नोटिफिकेशन आया, तो उसका बहुत मैसिव लेवल पे अपोज होने लगा गिरिपार रीजन में। तो गिरिपार रीजन में क्या है, बेसिकली एक मतलब 4 असेंबली सेगमेंट पड़ते हैं, उसमें से एक सिलाई करके असेंबली सेगमेंट है जिसमें मतलब लगभग जो सारा ही कवर होता है, बाकी फिर 3 असेंबली सेगमेंट और पड़ते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे पाउंटा साहिब वाली पाउंटा है, फिर एक रेणुका जी है और फिर एक पछाड़ करके है, और चौथी तो ये हो ही गई सिलाई जो मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरे गिरिपार रीजन में, मतलब गिरी नदी से लेके टॉन्स नदी के बीच के हिस्से में जो लोग पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब में थे और कुछ लोग जो पहले से ओबीसीज में थे, और ये समझने की एक ज़रूरत है क्योंकि ओबीसी की लिस्ट तो स्टेट भी बना सकते हैं, तो वहाँ के कई ब्राह्मण कम्युनिटीज़ पहले से ओबीसी लिस्ट में थी गिरिपार रीजन में, ठीक है। तो उन लोगों ने कुछ ने अपोज करना शुरू किया। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग जो मतलब उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी, कई सारी थी, एक और थी उसमें एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली थी गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति, ठीक है, और इस तरह की और भी कई बनी हुई थी। तो ये जो गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति थी, इसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, और कई ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने पिटीशंस फाइल कर दी। बहुत सारी पिटीशंस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल हो गई। जब ये अगस्त 2023 में नोटिफाई हो गया गिरिपार के रीजन को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने का, तो उसमें इनका जो बेसिक ऑब्जेक्शन था वो 2 थे। पहला इन्होंने ऑब्जेक्शन ये किया था कि भाई हम ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन ले रहे, तो हमें आप शेड्यूल्ड ट्राइब में क्यों शामिल कर रहे हैं। और अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब में चले जाते हैं तो जो वो खुम्मी हुआ करती थी, खुम्बली हुआ करती थी, उस खुम्मी में जो सारे डिसीजंस होते थे यही फॉरवर्ड कास्ट लिया करती थी, बैकवर्ड कास्ट नहीं लिया करती थी, यही फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेंट हुआ करती थी, ब्राह्मण्स और राजपूत्स। अब आज अगर आप मतलब वही फॉरवर्ड कास्ट और हम सब शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए हैं, तो हमारे अधिकार कहीं ना कहीं छीने जाएंगे। तो वो जो 4 असेंबली सेगमेंट होते थे, पोंटा साहिब वाला, रेणुका जी वाला, शिलाई वाला और पछाड़ वाला, उसमें से 2 रिजर्व्ड होती थी शेड्यूल्ड कास्ट। आज के दिन वो 2 शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व हैं। तो उन्होंने कहा जब ये शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हो जाएगी तो ये भी शायद शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व हो जाएंगी 2 सीटें, क्योंकि तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा ना रिजर्वेशन विधानसभा के अंदर। तो उन्होंने कहा जब ये 2 सीटें भी रिजर्व हो जाएंगी तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी। जब ये शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगी तो फिर यही फॉरवर्ड कास्ट के लोग लड़ा करेंगे, तो हमारा तो लड़ने का अधिकार ही छिन जाएगा। तो जो हमें आज रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, एक अफर्मेटिव रिजर्वेशन है जिसके तहत हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं विधानसभा के अंदर अपनी, वो शायद हमारा हक छिन जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लिटिगेशंस हुए। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगी कि क्या ये जो गिरिपार रीजन को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं ऑलरेडी ये शामिल हैं कि नहीं है। तो वो इनके पास क्लैरिफिकेशन ही नहीं आया काफ़ी समय तक, और वहाँ लिटिगेशन चल रहा था हाई कोर्ट में। फाइनली इनके पास दिसंबर के लास्ट में 2023 दिसंबर के लास्ट में क्लैरिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा कि ये जो गिरिपार रीजन के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में शेड्यूल्ड कास्ट शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी हो गई। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जनवरी 2024 को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे हमने पहले बताया था, इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने करना है।
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट जो बनाती भले ही पार्लियामेंट है, मतलब उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, पर होती हाँ है स्टेट स्पेसिफिक। तो 1 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। 4 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उसमें इंटरिम स्टे लगा दिया, बोला कि ये जो शेड्यूल ट्राइब का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं हो सकता, स्टे लगा दिया। और फिर जो अगली डेट हुई 18 मार्च 2024 की, उसमें उस स्टे को परमानेंट कर दिया, फाइनल। पहले तो इंटरिम स्टे था, फाइनल स्टे कर दिया। अब जब वो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, वो स्टे में जो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है, जैसे हमारे वहाँ मतलब मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब बनाने की डिमांड उठ रही हैं, ये सारी चीज़ें उठ रही हैं। जैसे मैंने लोकूर कमेटी के राइडर की बात की थी, अभी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जब वो स्टे लगाया, तो आप देखिए वो स्टे आज भी है, आज भी स्टे वेकेट नहीं हुआ है। ठीक है, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है, आज के दिन भी। अब अगली डेट्स में जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट तय करेंगे हिमाचल प्रदेश के, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो पहला तो टेक्निकल लीगल पॉइंट था। टेक्निकल लीगल पॉइंट ये था कि जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 342 के क्लॉज 2 के हिसाब से केवल पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी लिस्ट में किसी को इंक्लूड करें या किसी को एक्सक्लूड करें। और जो शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मान लीजिए आर्टिकल 341 है, तो ये जो दोनों लिस्ट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब ये एक दूसरे से अलग हैं, ये एक लिस्ट नहीं है, अलग लिस्ट है। तो यानी एक जो जाति या एक जो कम्युनिटी इस लिस्ट में है वो इस लिस्ट में नहीं हो सकती है, वो एक ही लिस्ट में हो सकती है। तो इस केस में क्या हुआ था कि वो शेड्यूल्ड कास्ट को भी इसमें ले लिया गया था, शेड्यूल्ड ट्राइब में, तो वो दोनों लिस्ट में हो गए टेक्निकली। जो भी वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करते थे तो नाम लिखे जाते हैं ना उनके कास्ट्स के, तो वो नाम इधर आ गए सारे। तो पहला तो टेक्निकल लीगल पॉइंट था कि उसमें उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसके पास तो पावर ही नहीं है आर्टिकल 342 के हिसाब से कि वो किसी को निकाल सकें या किसी को शामिल कर सकें, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पहला तो लीगल पॉइंट था। दूसरे पॉइंट क्या थे, जो लोकूर कमेटी की हम 5 कहते हैं ना, 5 चीज़ों में हमें फुलफिल करना चाहिए, तो हाईकोर्ट ने क्या किया, उन 5 चीज़ों को डिसेक्ट किया है। कि जैसे आप पहले कहते हैं कि साहब प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, तो अब प्रिमिटिव ट्रेड्स तो चलो एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है, उसको नहीं छूते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी मतलब आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ हुआ क्या है। दूसरा मतलब मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए जनरल पॉपुलेशन के संग, तो इसमें भी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि बेसिकली जो आज के दिन कल्चर है क्या वो अभी भी डिस्टिंक्टिव है। तो हाई कोर्ट बेसिकली ये कह रहा है कि जो आप आज के दिन डाटा लाते हो या जिन चीज़ों पे आप बहस करते हो, जो आपकी रिसर्च है, वो एंटीक्वेटेड नहीं होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था ये नहीं होना चाहिए अभी। हाँ नहीं मतलब ठीक है, आप प्रिमिटिव अब आज के दिन प्रिमिटिव ट्रेड्स कितने लोगों के पास होंगे जो शेड्यूल ट्राइब में या बनना चाहते हैं, तो एक चर्चा का विषय है, बहुत कम लोगों में होंगे। अच्छा, जो आप मान लीजिए हमने कहा कि डिस्टिंक्टिव कल्चर पहले रहा होगा बहुत लोगों का, अब नहीं होगा, तो ये 2 चीज़ों को हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक्सक्लूड कर भी लेते हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप रिसर्च करके लाते हैं, डाटा लाते हैं, तो आप नंबर 1 वो आउटडेटेड और एंटीक्वेटेड डाटा मत लाइए, आप कंटेम्परेरी डाटा लाइए, कंटेम्परेरी होना चाहिए डाटा, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आप केवल किसी दूरस्थ स्थान में रहते हैं या दुर्गम स्थान में रहते हैं, तो वो एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपको शेड्यूल ट्राइब बनाने का। तीसरा उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफिक आइसोलेशन है ना, तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन कहाँ पर है आज के दिन, आपके वहाँ सब जगह सड़कें पहुँची हुई हैं। ठीक है, आपके वहाँ से जो मतलब अगर आप ये ट्रांसगिरी रीजन को देखेंगे तो टॉन्स रिवर के साथ साथ एक नेशनल हाईवे 707 जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 707, वो कह रहे हैं कि आपके वहाँ अच्छी रोड्स बनी है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, आपके वहाँ नेशनल हाईवे आ रहा है, आपके लगभग सारे गांव, लगभग अधिकतर गांव जो हैं सड़कों से कवर हैं, और आपके वहाँ बहुत सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, आपके वहाँ बहुत सारे अदर एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं, बाहर के लोग आपके वहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, आपके लोग हिमाचल के अंदर बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं या हिमाचल से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, आपके वहाँ टूरिस्ट आ रहा है। तो एक, आप ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं हैं। 2, आप जो है जो शाइनेस होती थी कॉन्टैक्ट में जनरल पॉपुलेशन के संग, वो शाइनेस भी नहीं रही, क्योंकि आपके वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और आप दूसरे लोगों के वहाँ आ रहे जा रहे हैं, मतलब विद इन हिमाचल प्रदेश, इंट्रा हिमाचल प्रदेश या इंटर स्टेट आपका माइग्रेशन हो रहा है या लोग आप आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि बाय एंड लार्ज आप मिक्सअप हो चुके हो। जो एक रिमार्क हाईकोर्ट ने और दिया है अपने स्टे में, वो थोड़ा सोचने लायक है। वो रिमार्क में हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो एक खुमली की प्रथा होती थी, जिसमें डोमिनेंट जो कास्ट हुआ करती थी, फॉरवर्ड कास्ट, राजपूत और जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे,
प्रैक्टिकली वही चलाया करते थे उनको। तो आज अगर वही ब्राह्मण राजपूत, वही फॉरवर्ड कास्ट और वही बैकवर्ड कास्ट जिनके संग एट्रोसिटीज़ हुआ करती थी, वही बैकवर्ड कास्ट एक साथ आ जाएंगे, तो बेसिकली जो फॉरवर्ड कास्ट क्या कर रही है, अपने आप को ट्रांसप्लांट कर रही है उनमें, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर रही है अपने में। एक आपको जो अफर्मेटिव रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को होना चाहिए था वो आपको भी हो जाएगा। नंबर दो, जब आप ट्रांसप्लांट अपने आप को कर रहे हैं उनके संग, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, मतलब मान लीजिए जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट होता है 1989 का, वो एक्ट के परव्यू से भी अपने आप को बाहर कर ले रहे हैं, क्योंकि आप एक ही कम्युनिटी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस बेसिकली हाई कोर्ट ने रखे हैं जो स्टे लगाया है। तो उन्होंने कहा कि आप डेवलप्ड नेचर है, तो आप ये मत देखिए कि आप आज के दिन, आप ये देखिए कि आज के दिन क्या स्थिति है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखने योग्य है। अभी जैसे अगर मैं इस पूरी बातचीत को उत्तराखंड में जो ये शेड्यूल 5 की मांग हो रही है उसके हिसाब से देखूं, तो इसमें कितना मतलब लॉजिक है, या फिर ये कहाँ तक टिक पाएगी ये मांग? अब देखिए, अभी अभी हमने हिमाचल प्रदेश के ऑब्जर्वेशन की बात की, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक 2015 का केस है जिसमें मतलब जब जाटों को आरक्षण दिया गया था, सेंट्रल लिस्ट में उनको शामिल किया गया था 9 स्टेट्स में, जिसमें उत्तराखंड भी एक था। मतलब उत्तराखंड की स्टेट लिस्ट में तो आज भी जाटों को OBC का आरक्षण है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट की बात हो रही थी। तो जब सेंट्रल लिस्ट में 9 स्टेट्स के जाटों को शामिल किया गया तो उसको लीगल चैलेंज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग यही बातें की जो हाई कोर्ट ने हाटी समुदाय के बारे में की हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो लोग पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं, जो पॉलिटिकली पिछड़े हुए नहीं हैं, और जब हम किसी पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली। एक, उनकी सोशल कंडीशन देखनी है, दूसरी उनकी एजुकेशनल कंडीशन देखनी है, तीसरी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है, ठीक है। कि जो आर्टिकल 340 कहता है बेसिकली कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन सेटअप करे जो बैकवर्ड क्लासेस के मतलब क्या पोजीशन है उसको देखते हुए मतलब उस पर रिपोर्ट दे, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा, अब जो ये इस समय का दौर था जब ये 2015 का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस वक्त जो ये कमेंट्स थे, उन कमेंट्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को, जिसमें उन्होंने बेसिकली उसको खारिज कर दिया, ठीक है। तो तब लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बेसिकली जैसे ये 342 के 2 में बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट बनाई जाती है, 341 के 2 में शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट बनाई जाती है। वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न OBCs के लिए नहीं था, वो बाद में आया, ठीक है। उससे पहले केवल सरकार जो एक नोटिफिकेशन के थ्रू लिस्ट में शामिल कर लिया करती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया इन्हीं पैरामीटर्स पे कि आप डोमिनेंट कास्ट हो, आप केवल एक एग्रीकल्चर कर रहे हो, इसी बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता कि आप बैकवर्ड क्लासेस हो। तो उसमें कंपैरिजन किए गए, कि भाई जो ये 9 स्टेट है, इन 9 स्टेट में जो जाट हैं, जाट से जो ऊपर की कास्ट हैं फॉरवर्ड कास्ट, उनकी क्या स्थिति है, और जो जाट और जाट के नीचे की जो कास्ट है उनकी क्या स्थिति है। कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो उस समय नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुआ करता था, उसने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था कि सेंट्रल लिस्ट में जाटों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो वो जो कमीशन के जो ऑब्जेक्शंस थे, जैसे पहला ऑब्जेक्शन 95-97 का था, दूसरा ऑब्जेक्शन फिर 2006-07 का था, तो वो ऑब्जेक्शन के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में मार्च में, जब 2014 के आम चुनाव होने थे उससे ठीक पहले OBC की सेंट्रल लिस्ट में ले लिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं ग्राउंड्स पे स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है, कि भाई आप आज की स्थिति देखिए, आप आउटडेटेड एंटीक्वेटेड डाटा मत लाइए, आप कंटेम्परेरी डाटा लाइए और उसके बेसिस पे बात कीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, अब स्टेट लिस्ट अलग चीज़ है OBC की, OBC ही एक ऐसा मतलब एफर्मेटिव रिजर्वेशन का मुद्दा है जिसमें स्टेट लिस्ट अलग हो सकती है, सेंट्रल लिस्ट अलग हो सकती है। और SC और ST में क्या होता है, एक ही लिस्ट होती है, वो स्टेट स्पेसिफिक बनाता है सेंट्रल, उसमें स्टेट लिस्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो कि जो 5 क्राइटेरिया लोकूर कमेटी ने बताए जिससे हम शेड्यूल्ड ट्राइब में किसी कम्युनिटी को बना सकते हैं, तो वो 5 क्राइटेरिया में प्रिमिटिव ट्रेड्स, हो सकता है रिसर्च के बेसिस में हम कहें प्रिमिटिव ट्रेड्स थे, अब हम एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से बात तो नहीं कर सकते। 2 हम ये कहें कि मतलब मान लीजिए डिस्टिंक्टिव कल्चर हो सकता है रहा होगा और है, ठीक है।
अब जो बाकी के 3 क्राइटेरिया हैं, क्या वो हम फुलफ़िल करते हैं, वो समझने की ज़रूरत है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि साहब ज्योग्राफिक आइसोलेशन होना चाहिए। क्या ज्योग्राफिक आइसोलेशन है? आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सब जगह सड़कें पहुंच गई हैं। कुछ गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं, आज भी लोग वहां से पैदल आते हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक पैदल आते हैं, लेकिन वो कितने हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आज मतलब मान लीजिए जैसे आप केदारनाथ भी जाते हैं तो आप क्या है, हेली सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज हैं। आप उधर जाएंगे 4 धाम यात्रा की तरफ तो आप सड़कें देखिए, आप इधर से जाएंगे ऑल वेदर रोड्स देखिए। प्लस क्या पिथौरागढ़ में रहने वाले आदमी का, या रुद्रप्रयाग में रहने वाले आदमी का, या गोपेश्वर में रहने वाले आदमी का जो रहन सहन है, क्या आज के दिन देहरादून में, हल्द्वानी में रहने वाले आदमी से बिल्कुल अलग हो गया है? क्या वो जनरल पॉपुलेशन के संग मिक्सअप नहीं हो चुके हैं? तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन है कि नहीं है, ये हमें तय करना है। तो क्या हम ज्योग्राफिक आइसोलेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे? पहला तो पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट है साइनेस इन कॉन्टैक्ट। अब साइनेस इन कॉन्टैक्ट भी जनरल पॉपुलेशन कहाँ पर है? हम कहाँ दूसरे लोगों से, मतलब अगर हम अपनी कम्युनिटी एक मान लेते हैं तो क्या हम दूसरी कम्युनिटी से मतलब मिलने जुलने में शाइनेस है? मुझे नहीं लगता कतई भी है। पूछिए क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि जब मान लीजिए जो आज का कुमाऊं गढ़वाल है, ये तो जो आज की कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरी है, ये 2 कमिश्नरीज़ को अगर आप गिनते हैं, हरिद्वार तो बेसिकली सहारनपुर कमिश्नरी का पार्ट हुआ करता था, बाद में आया। तो अगर एक मतलब हम डिस्कशन के लिए अगर हरिद्वार को 1 मिनट के लिए नहीं लेते हैं डिस्कशन में, तो केवल ये जो हमारे बचे हुए 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर हम इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को ही लेते हैं, तो आप ये सोचिए कि आज से पहले 1950 में, 1940 में इनमें कितनी पॉपुलेशन रहती होगी? सोचिए एक बार। और उस ज़माने में जब यूनाइटेड प्रोविंसेस बनाया गया, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो दूसरे प्रीमियर बने, जिनको प्राइम मिनिस्टर भी कहा करते थे उस समय, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का उत्तर प्रदेश हो गया, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ से आते थे? अल्मोड़ा में एक खूट गांव है। आज भी आप खूट गांव जाइए, आज भी खूट गांव की स्थिति देखिए कैसी है। गोविंद बल्लभ पंत चुनाव कहाँ से लड़ा करते थे? उत्तराखंड से नहीं लड़ते थे, कहीं बरेली से लड़ते थे, कभी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लड़ते थे। तो वो क्या शाइनेस थी कॉन्टैक्ट में? क्या अगर कोई आदमी जो आइसोलेटेड है वो कहीं दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ सकता है, एक डेमोक्रेसी में जीत सकता है? क्या वो किसी इतने बड़े यूनाइटेड प्रोविंस का पहला प्रीमियर बन सकता है? फिर जब देश आज़ाद हुआ 1952 में, पहली सरकार बनी उत्तर प्रदेश की, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। फिर दूसरे मुख्यमंत्री मान लीजिए संपूर्णानंद रहे उत्तर प्रदेश के, तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रभान गुप्ता। वो कहाँ से एमएलए बनते थे? रानीखेत से। मान लीजिए वो उत्तराखंड के नेटिव नहीं भी थे, चुनाव कहाँ से लड़ते थे? रानीखेत से। 3 बार मुख्यमंत्री रहे वो। फिर उसके बाद आपके 8वें मुख्यमंत्री कौन बने? हेमवती नंदन बहुगुणा। तो आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में उत्तराखंड से सीटें कितनी होती होंगी? ठीक है। अब जब मतलब आपका 75 वाला जो फाइनल डिलिमिटेशन हो गया, मान लीजिए 75 पे जो फ्रीज कर दिया गया था, उसके बाद की अगर आप स्थिति ले लेते हैं, तो 8वें मुख्यमंत्री के बाद 9वें मुख्यमंत्री कौन बने उस पीरियड में? मतलब उससे थोड़ा पहले एनडी तिवारी, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वो तो लास्ट बार 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। तो 1989 में जो पुराना कुमाऊं गढ़वाल हुआ करता था, अगर हरिद्वार को हम काउंट नहीं करते, तो केवल 19 सीटें हुआ करती थी। हरिद्वार सहित 22 होती थी, केवल 19 सीटें होती थी विधानसभा में। तो 19 सीटों वाले इलाके से आप 425 वाली असेंबली में जाके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपका पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा कहीं ना कहीं। अब हेमवती नंदन बहुगुणा कहाँ से चुनाव लड़ते साहब? इलाहाबाद वगैरह जाया करते थे। ठीक है, कहाँ से आते थे? पौड़ी गढ़वाल से आते थे। ठीक है, तो अब अगर आप इसी तरह से देखेंगे, अब एनडी तिवारी कहाँ से थे? नैनीताल से थे। पदमपुरी एक छोटा सा गाँव है, आज भी आप जाएंगे तो मतलब गाँव की स्थिति में है। अब उसके बाद आप सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन देखिए। आपके मतलब मान लीजिए जैसे विपिन चंद्र जोशी हो, मतलब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, या आपके मान लीजिए जो पहले CDS हुए बिपिन रावत। ठीक है, तो जोशी जी पीछे पिथौरागढ़ से, आपका बिपिन रावत जी फिर पौड़ी से। ठीक है, अच्छा ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर की है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं बाहर पढ़ाई लिखाई करते थे और हमने कहा जी ये तो उत्तराखंडी थे, पौड़ी से थे। ये सब चीज़ें भी नहीं थी जो हमने अभी पहले मुख्यमंत्री गिनाए। वो भी सब अपनी मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सब उन्होंने अपने ही गाँवों में ली है, अपने ही इलाकों में ली है। ठीक है, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, वो बात दूसरी है। मतलब भले ही गोविंद बल्लभ पंत जी हों, भले ही हेमवती नंदन बहुगुणा जी हों, या मान लीजिए एनडी तिवारी जी हों। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए कि आपका अल्मोड़ा से मान लीजिए वो एक पांडे फैमिली है, जिसमें से आपका मतलब मान लीजिए भैरवदत्त पांडे जी आपके सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, ICS हुआ करते थे। फिर उसी फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से मान लीजिए आपका विनोद चंद पांडे जी भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है?
आपका हमारा सबसे टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है इंडिया का, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हीं की फैमिली से कमल पांडे जी भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, ठीक है। मतलब ये जो राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी अभी 2024 में रिटायर हुए हैं, उनसे कुछ ही दिन छोटा कार्यकाल था भैरव दत्त पांडे जी का, ठीक है। मतलब 5 साल कुछ टाइम वो भी रहे थे कैबिनेट सेक्रेटरी। आपके देवेंद्र कुमार जोशी वो नेवी के चीफ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका ऐसा रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में भी, आर्म फोर्सेस में भी और पॉलिटिक्स में भी, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि साहब हम पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं या जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं? तो पहला तो ये पॉइंट यहाँ पर ये भी आता, सोचनीय विषय है एक। अब ये तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि ये लोगों की नज़र में होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो तो शाइनेस इन कॉन्टैक्ट भी नहीं रही। क्या हमारे लोग आज अच्छी नौकरियां नहीं कर रहे हैं बाहर जाके, या हमारे वहाँ टूरिज़्म नहीं है, बाहर के लोग हमारे वहाँ नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। टूरिज़्म ही हमारा मतलब आई वुड से दे, मतलब अगर टेक्निकली आप गिनेंगे तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, ठीक है। अब चौथा बैकवर्डनेस का आता है। तो बैकवर्डनेस में आप सोशल बैकवर्डनेस को इंक्लूड कर सकते हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को इंक्लूड कर सकते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को इंक्लूड कर सकते हैं। उस पैरामीटर्स पे हो सकता है कुछ कुछ इलाके जो हैं वो आज भी बैकवर्ड हैं, मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन क्या वो केवल उस इलाका स्पेसिफिक आप शेड्यूल ट्राइब लेने की बात कर रहे हो? अगर वो इलाका स्पेसिफिक लेगा तो फिर जो देभार कमीशन ने कहा था ना शेड्यूल्ड एरिया बनाने के लिए क्या रीजनेबल साइज होना चाहिए, तो जौनसार बाबर भी शेड्यूल्ड एरिया बन जाता शायद, साइज रीजनेबल नहीं था ना, छोटा साइज था, इसलिए नहीं बन पाया। अब जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जो किन्नौर, लाहौल स्पीति और आपका चंबा है, वो हिमाचल प्रदेश का करीब करीब 42.5% भूभाग है। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का, उसका 42.5% है वो 2 ज़िले प्लस 2 तहसील उसकी, ठीक है। तो एक रीज़नेबल साइज़ है। तो अब ये जो हमारा जौनसार बाबर है मुश्किल से करीब करीब 6-6.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो क्या हम एक रीज़नेबल साइज इससे बना सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब देखिए पॉलिटिकल विल हो, गवर्नमेंट कुछ करना चाहे, जैसा गिरिपार रीजन के केस में हुआ, हाटी समुदाय के केस में हुआ, भाई 3 बार रिजेक्ट हो गया, 95 में रिजेक्ट हुआ, 2006 में रिजेक्ट हुआ, 2017 में रिजेक्ट हुआ, 2022 में प्रपोजल गया, 23 में पास हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने आप को, हम लोगों को मीन्स कि जब मैं कह रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण्स हैं या जो अदर फॉरवर्ड कास्ट हैं हमारे उत्तराखंड में, उन लोगों के लिए अपने आप को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर पाना, मतलब जो आज के दिन प्रैक्टिकल पोजीशन है और जो पेपर पे पोजीशन है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हाँ, अब सरकार कुछ चमत्कार कर दें तो बात दूसरी है, ठीक है। ये जो मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि शेड्यूल 5 की जो पूरी मांग है वो एक तरीके से अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने अब जो जंगलों पे अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग इस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो क्या शेड्यूल 5 ही इन सब सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है या फिर कोई और सॉल्यूशन हो सकता है इसका? नहीं, इसके और भी सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशंस पे जाने से पहले क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं। जैसे आपने कहा ना, जैसे हमने कहा कि जो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट बनाया है, अगर गवर्नर चाहें तो वो लागू नहीं होगा शेड्यूल 5 के एरिया में, या मॉडिफिकेशन के संग लागू होगा, या कोई पार्ट लागू होगा, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो सबसे पहले एक हमारा मतलब ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था बेसिकली, जो द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था 1955 का। और उसी तरह से जो मैंने आपको बताया SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट था 1989 का। फिर जो दिलीप सिंह भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो 1990 में कमेटी बनी थी, 1996 में एक पेशा बनाया गया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996 का। और फिर एक जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, सॉरी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का। तो ये 4 एक्ट्स के राइट मिल जाते हैं अगर कोई शेड्यूल्ड एरिया है। साथ साथ क्या, गवर्नर के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकते हैं लैंड के ओनरशिप के, और लैंड के ट्रांसफ़र के, और लैंड के अलॉटमेंट के। तो इससे क्या है कि लैंड का प्रोटेक्शन हो सकता है शेड्यूल 5 एरियाज़ में। लेकिन हम इससे पहले आगे बढ़ें कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, हमें ये सोचना चाहिए कि जो शेड्यूल 5 आज जिन जिन स्टेट्स में है, उन स्टेट्स में जहाँ जहाँ शेड्यूल 5 लगा उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो अब शेड्यूल 5 के जैसे अगर हम स्टेट देखते हैं, मैं एक दो स्टेट्स का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा केवल, लेकिन आप शेड्यूल 5 के अगर स्टेट्स देखते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद आप ईस्ट चले गए तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद थोड़ा नीचे आ गए झारखंड हो गया, उसका थोड़ा नीचे आ गए तो आप तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद उधर चले गए आप आंध्र प्रदेश हो गया, सीधे आप वेस्टर्न कोस्ट में आ गए, आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके ऊपर गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर इधर छत्तीसगढ़ हो गया। अब इसमें से मैं आपको
ये एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमें ये समझने अब कई लोग एक इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि साहब वो पर कैपिटा इनकम जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली कुछ गलत बोलते हैं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट है वो सोलन है। सोलन वो जगह जहाँ बद्दी है। बद्दी मतलब एक ऐसे इलाके में लोकेटेड है जो लगभग आपका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों के बॉर्डर के पास लगभग स्थित है, ठीक है, बद्दी। तो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है उनका बद्दी, जैसे हमारा पंतनगर है, हरिद्वार का इलाका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो भी सोलन में ही है इस वजह से, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ की जो सबसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो हरिद्वार की है, और हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो हरिद्वार का है, क्योंकि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से उनके वहाँ भी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है, सोलन का है। प्लस जो आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम ऐसी नहीं होती कि मतलब आप मान लीजिए जो ये किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और जो चंबा की जो 2 तहसीलें शेड्यूल 5 में आती हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन 2 लाख है, एरिया भले ही 42.5% है। अब वो 2 लाख की पॉपुलेशन पे सरकार पैसा लगा रही है, सारी चीज़ें लगा रही है, तो वहाँ जो भी चीज़ जनरेट हो रही है ना, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्सेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन से तो डिवाइड होंगे, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आएगी। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम की पॉपुलेशन 7 लाख है, अब सरकार उतना पैसा दे रही है, प्लस जीडीपी में जो चीज़ें आती हैं, मतलब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वहाँ का जीएसडीपी, तो उसमें जो सरकार टैक्सेशन लगा रही है, सरकार का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी तो काउंट होगा ना। तो अब उस सारे जीएसडीपी को आप 7 लाख की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सिक्किम के पास सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है पूरे इंडिया में। दूसरे नंबर पर गोवा है, क्योंकि पॉपुलेशन 15 ही लाख है, ठीक है। अब हमारे जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं, मतलब मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, राइट, तीसरे नंबर पे यूपी है, मतलब जीडीपी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, चौथे नंबर पे आप मान लीजिए कर्नाटका है, 5वें नंबर पे आप देख लीजिए गुजरात है जैसे। तो साहब हमारी जैसे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है आज मान लीजिए 3,78,000 करोड़ रुपए के आसपास जीडीपी है हमारा, तो हमसे करीब करीब 14 गुना बड़ा महाराष्ट्र है जीडीपी में, ठीक है। लेकिन हम जो है, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमारा मतलब जीडीपी में हम 20वें नंबर पे हैं, पर कैपिटा इनकम में हम सीधे उछल के 10वें नंबर पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम आज के दिन जो है $3,700 के आसपास है, यूएस डॉलर के आसपास, यानी रफली आप देखेंगे तो 3,15,000 हो जाता है। अब उसी प्रकार से अगर आप हिमाचल का देखें तो हिमाचल का जो जीडीपी है वो करीब करीब आपके मान के चलिए 2,34,35,000 करोड़ रुपया है। अब वो 2,34,35,000 करोड़ रुपये को आप हिमाचल की पॉपुलेशन से डिवाइड कीजिए, हमारी पॉपुलेशन तो 125 के आसपास है, 125 लाख, 1,25,00,000, उनकी पॉपुलेशन 75 लाख के आसपास है। तो अब वो 2,34,35 मतलब सॉरी 2,34,000 करोड़ का जो उनका जीडीपी है उसको आप 75,000 से डिवाइड करते हैं तो उनका जीडीपी कितना आ जाता है, $3,600 यूएस डॉलर, यानी रफली 3,700 पर कैपिटा आ जाती है, सॉरी जीडीपी नहीं, पर कैपिटा। तो उनकी पर कैपिटा कितनी आ जा रही है, उनका जीडीपी है 2,34,000 के आसपास, 2,34,000 करोड़। हमारा जीडीपी है 3,78,000 करोड़ के आसपास, और हमारा पर कैपिटा कितना आ रहा है, 3,700 यूएस डॉलर, यानी 3,15,000 रुपये के आसपास। और उनका कितना आ जा रहा है, 3,600 यूएस डॉलर, यानी लगभग 3,07,000 रुपये के आसपास पर कैपिटा। क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। मतलब और भी फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, आप पर कैपिटा को ही नहीं देख सकते ना। पर कैपिटा का मतलब ये थोड़ा ना कि आदमी भी उतना ही रिच है। तो हमारे ऐसे तो क्या उत्तराखंड में सारे लोग 3,15,000 रुपये कमा रहे हैं। तो अब बेसिकली इसी हिसाब से अगर आप, जो मैं मुद्दे पे आ रहा था कि आप देखिए कि शेड्यूल 5 एरियाज़ में हो क्या रहा है। तो अब जैसे आप देखिए जो हमने 10 स्टेट गिनाए, इसमें से हम 2 स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 12 डिस्ट्रिक्ट पार्शली कवर्ड हैं शेड्यूल 5 से। अब उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो, जो बॉम्बे है, बॉम्बे के आसपास है। तो जैसे बॉम्बे के नॉर्थ में आप जाएंगे तो थाने डिस्ट्रिक्ट जो है पार्शली कवर्ड है। अब थाने से एक डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया पालघर, वो उसमें पार्शली कवर्ड हो गया। थाने के थोड़ा आप उधर चले जाएंगे तो आपका नासिक, त्र्यंबकेश्वर की तरफ आप चलेंगे तो नासिक पार्शली कवर्ड है, और उसके बाद आप इधर आएंगे तो पुणे पार्शली कवर्ड है। अब आप स्थिति समझिए क्या है, जब आप मुंबई को नॉर्थ में छोड़ते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए जो बृहन मुंबई नगर पालिका है उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मान लीजिए दहीसर, उसको क्रॉस करके जब आप नॉर्थ की ओर ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स गुजरात, नेशनल हाईवे 8 पे, जो आज नया नाम उसका नेशनल हाईवे 48 हो गया है, तो जब आप उस हाईवे पे नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं ना, जिसको बेसिकली गोल्डन कॉरिडोर बोला जाता था अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, तो नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली टू बॉम्बे है, ठीक है, मतलब जो आज का नेशनल हाईवे 48 है। तो ये बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में गोल्डन कॉरिडोर माना जाता है। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात के जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं वो इसी NH 8 के
मतलब ये NH8 के संग लगे हुए हैं लगभग मान के चलिए अधिकतर एरियाज, ठीक है। तो आप जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे ही आप महाराष्ट्र का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट मुंबई बृहन मुंबई नगर पालिका का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दहीसर क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कई इलाके मिलेंगे पैचेज में जहां आपको जनरल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन के बीच में मार्क्ड डिस्पैरिटी दिखाई देगी। जिस मार्क्ड डिस्पैरिटी की हम बात कर रहे थे, उनके रहन सहन में आज भी फ़र्क दिखाई देगा, आज भी, और उनके घरों के, उनके चीज़ों में, कई चीज़ों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आप उसी नेशनल हाईवे 8 पे चलते हुए एक जगह पड़ती है चारोटी, तो वो चारोटी के से अगर आप राइट हो गए तो आप चले जाएंगे ज्वार होते हुए त्र्यंबकेश्वर। तो अगर आप वो ज्वार होते हुए त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो ज्वार जो मतलब वेस्टर्न घाट का इलाका है, हिल है थोड़ा, तो वहाँ आपको ये डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी। वहाँ आज भी कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो पैरों पे कोई भी चीज़ नहीं पहनते हैं, आज भी नहीं पहनते हैं कई लोग अधिकतर। आप उससे लेफ़्ट को दहानू की तरफ चले जाएंगे उसी चारोटी से, तो वहाँ आपको डिस्पैरिटी मिल जाएगी। इसी NH8 पे जब आप चलते हुए गुजरात की ओर जा रहे हैं, तलासरी क्रॉस करेंगे और भिलाड़ एक जगह आएगी जो बेसिकली बॉर्डर है साउथ गुजरात और नॉर्थ महाराष्ट्र का NH8 पे, तो वहाँ आपको ये डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको मतलब झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, कई चीज़ें मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, रहन सहन अलग देखने को मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में तो 12 डिस्ट्रिक्ट थे जो पार्शली कवर्ड थे। गुजरात में क्या है, गुजरात में 6 ज़िले हैं जो पार्शली कवर्ड हैं और 4 ज़िले हैं जो फुली कवर्ड हैं। ये कहाँ पर हैं? ये सारे साउथ गुजरात में हैं, थोड़ा बहुत सेंट्रल गुजरात में है। तो अब जब इस NH8 पे आप चलते हो ना, तो अरेबियन सी के संग संग अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट नीचे से आप शुरू करो, वलसाड़ के ऊपर नवसारी के ऊपर आप गए सूरत के ऊपर आप गए भरूच के ऊपर आप गए तो वडोदरा के बाद ऊपर आप चले गए तो 5 महल, ठीक है। तो वडोदरा तो थोड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी हिस्सा जो है ये मतलब कोस्ट से अलग हो जाता है, और 5 महल तो पूरा अलग हो जाता है। अब ये कौन सा इलाका है जो मैंने आपको ये 6 डिस्ट्रिक्ट गिनाए? ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है गुजरात का, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ है? जो नॉन शेड्यूल 5 एरिया है, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल 5 एरिया है उसमें आपको आज भी डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के ईस्ट की तरफ, ये जो मतलब मैंने कोस्ट के संग संग गिनाए आपको ये डिस्ट्रिक्ट है, इसी के ईस्ट की तरफ वो 4 ज़िले हैं जो फुली कवर्ड हैं शेड्यूल 5 में। सबसे नीचे आपका डांग आ जाएगा, डांग के ऊपर तापी आ जाएगा, तापी के ऊपर आप जाएंगे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। नर्मदा मतलब वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ केवड़िया है, जहाँ सरदार की स्टेच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा उदयपुर करके डिस्ट्रिक्ट आता है, वो किसी भी शेड्यूल में कवर नहीं होता उसका, पार्शली या फुली। उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट आता है दाहोद, ठीक है। तो दाहोद जो है वो शेड्यूल 5 में फुली कवर्ड है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, आपका डांग हो गया, आपका तापी हो गया, आपका नर्मदा हो गया और ऊपर दाहोद हो गया। ये इलाका क्या है? बेसिकली महाराष्ट्र का बॉर्डर है, फिर मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, फिर ऊपर जाके मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है इनका दाहोद की तरफ। तो आप जब इन इलाकों में जाओगे तो जो शेड्यूल 5 से फुली कवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ आपको लगेगा कि ये आज भी डेवलपमेंट लैक करते हैं, ठीक है। उनके फॉरेस्ट कवर्ड हैं आज भी, उनके लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 4 ज़िलों के रहने वाले लोग और जो ये इधर ही इनके ईस्ट की तरफ, ये जो मैंने पार्शली कवर्ड 6 ज़िले घुमाए, जो इनका ईस्टर्न हिस्सा है, जो एक्चुअली इनका ईस्टर्न हिस्सा है जो अधिकतर कवर्ड है शेड्यूल 5 में, ये लोग काम की तलाश में, अपने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की तलाश में इधर वेस्ट को आते हैं। तो कोई वापी में नौकरी करने आ रहा है, कोई भरूच में नौकरी करने आ रहा है, कोई पारडी में नौकरी करने आ रहा है, कोई सूरत में आ रहा है। सूरत में इन ट्राइबल बेल्ट से बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए आते हैं और यहीं से मतलब अपना भरण पोषण करके वापस जाते हैं। तो अगर वो इलाके एक्चुअली मतलब आज भी टेक्निकली गुजरात काफ़ी ओवरऑल बहुत सारा डेवलप हो चुका है, गुजरात आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गुजरात के आज भी जो सबसे पिछड़े हुए इलाके हैं गुजरात में ओवरऑल, अगर आप कंपेरेटिव देखो तो यही इलाके हैं जो शेड्यूल 5 में फुली कवर्ड होते हैं, ठीक है। और मैं जब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है, आप सोशल अपलिफ्टमेंट ले लीजिए, ये सारी, तो वहाँ पर एक रेलिक्टेंस भी है। तो क्या अगर ऐसे हम किसी शेड्यूल में कवर हो जाते हैं तो उससे जो हम अपना एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है जो ज़रूरी है आज के दिन, क्या उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर देंगे? मैं एक आपको ये बिल्कुल ऐसा लाइव एग्जांपल है जो मतलब महाराष्ट्र का और गुजरात का जो एग्जांपल है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, लोगों को इसे भी स्टडी करना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही, क्या इसका अल्टरनेटिव है? अब इसके अल्टरनेटिव की बात पे अगर हम आते हैं तो साहब जब आप मांग ही रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया अगर शेड्यूल ट्राइब बना, तो आप शेड्यूल 6 क्यों नहीं मांगते? ठीक है, तो शेड्यूल 6 में और शेड्यूल 5 में फ़र्क क्या है?
तो शेड्यूल 5 में तो क्या था कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगी तो गवर्नर एम्पावर्ड है, वो चाहें तो एक्ट लागू होगा, चाहे तो ना होगा, चाहे तो कुछ पार्ट लागू होगा या चाहे तो कुछ पार्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहे तो लैंड रिलेटेड रेगुलेशंस बना सकते हैं और एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में बहुत इनॉर्मस प्रोटेक्शंस हैं। शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कोई भी लॉ लागू नहीं होगा जब तक कि गवर्नर उसे लागू ना करें, ठीक है, छोटा सा फर्क है। दूसरा, वहाँ पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होगी। अब वो शब्दी में ऑटोनोमस है यानी वो स्वायत्त है, तो इनके पास इनॉर्मस पावर है, ठीक है। अब जैसे जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं इनके पास क्या पावर है? अब पहले जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं इसको इस तरह से समझिए, इसमें 30 मेंबर हो सकते हैं और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं। उस 30 में से 26 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, 5 साल का उनका टेन्योर होता है। 4 मेंबर केवल गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है, वो जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक बने रहेंगे, ठीक है, उनको पहले भी हटाया जा सकता है, 5 साल के बाद वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अभी जो इलेक्टेड होती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर एक ही ट्राइबल कम्युनिटी मेजोरिटी में है, और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, समझने की ज़रूरत है, ये एक तरह से मिनी लेजिस्लेचर्स हैं। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में इनके पास क्या है? विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं इनके पास? ये लैंड रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ये सक्सेशन रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ये टॉल रिलेटेड कानून बना सकते हैं, टैक्सेशन रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ये आपका विवाह रिलेटेड कानून बना सकते हैं, ये आपका तलाक संबंधी कानून बना सकते हैं, मतलब ये इस तरह के बहुत सारे कानून बना सकते हैं, ठीक है। करीब करीब 55 सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो ये जो अपने अंदर बेसिकली जितना भी स्टाफ रखेंगे ऑटोनोमस काउंसिल में, ये उस स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, इन्होंने भाई लेजिस्लेचर कानून बना दिया, उसको ये इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने इलाके में जो इनका ज्यूरिडिक्शन है। तो इनके पास ये एग्जीक्यूटिव पावर भी है, इनके पास जुडिशियल पावर भी है। ये क्या कर सकते हैं? अपने कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं। तो विलेज काउंसिल्स क्या होते हैं? छोटे कोर्ट। तो वो ये विलेज काउंसिल्स में अपॉइंटमेंट भी करेंगे, विलेज काउंसिल में इनके कस्टमरी लॉज के हिसाब से प्रोसीडिंग्स होंगी, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी, ठीक है। और ये जो होते हैं ये मतलब सॉर्ट ऑफ एपेलेट कोर्ट्स होते हैं, तो इनको मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इनको केवल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। चौथी पावर, इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। ये खुद तय कर सकते हैं कि हमारे किस इलाके में डेवलपमेंट होगा, किस इलाके में कितना पैसा लगना है, ये सारी चीज़ें इनके पास पावर्स हैं, इनॉर्मस पावर्स हैं। तो अब जो शेड्यूल 6 है वो हमारे 4 स्टेट्स को कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट के। आसाम को कवर करता है, मेघालय को कवर करता है, त्रिपुरा को कवर करता है और मिजोरम को कवर करता है। तो आसाम को जब कवर करता है तो आसाम, पूरे आसाम में शेड्यूल 6 नहीं है। आसाम में केवल 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है बोडोलैंड, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ काचाहार, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है आपका कार्बी आंगलोंग का, ठीक है। ये 3 इलाके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो गए। अब उसके बाद आप मेघालय आ जाएंगे तो मेघालय लगभग पूरा शेड्यूल 6 में कवर है। 3 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, गारो हिल ऑटोनोमस काउंसिल है, खासी हिल ऑटोनोमस काउंसिल है और जंतिया हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है। मेघालय में केवल जो शिलोंग म्यूनसिपैलिटी है, जिसको यूरोपियन वार्ड्स कहा जाता है, वो शेड्यूल 6 में कवर नहीं होता है, और जो गारो हिल्स का थोड़ा प्लेन्स का इलाका है वो शेड्यूल 6 में कवर नहीं होता है। तो मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल 6 में कवर होता है, लगभग पूरा मान लीजिए इस हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह से जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है। और जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम का केस इंटरेस्टिंग है। मिज़ोरम में साउथ के केवल 2 डिस्ट्रिक्ट, मिज़ोरम में साउथ के केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेड्यूल 6 से कवर होते हैं, बाकी मिज़ोरम कवर नहीं होता है। जो वहाँ की डोमिनेंट ट्राइब्स हैं मिज़ो, वो शेड्यूल 6 में कवर नहीं होती हैं। तो नीचे की जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कौन सी 3 ट्राइब कवर होती हैं, कौन से 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बने? पहला ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है चकमा ट्राइब्स के लिए, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दूसरा है लाई, लाई एक ट्राइब है तो लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तीसरा कौन सा है? मारा करके होता है एक, मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। अब
ये एक शेड्यूल 6 का प्रोविज़न है। अब जो हमारा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, बेसिकली आर्टिकल 370 हटा दिया गया, 35A हटा दिया गया, तो लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एक सेपरेट यूनियन टेरेटरी बन गई। तो आज लद्दाख में क्या डिमांड उठ रही है? लद्दाख में भी लोग शेड्यूल 6 मांग रहे हैं, जबकि लद्दाख को पहले तो आर्टिकल 370 का प्रोटेक्शन था, आर्टिकल 335A का था। लेकिन जब से लद्दाख बना है, मतलब ऑफिशियली उसका फाउंडेशन डे जो है वो 31 अक्टूबर 2019 है, तो वहाँ पर पहले से जब वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जो इसी तरह का काम करती है जैसे ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल 6 में काम करती है। लेकिन वहाँ पर लोग शेड्यूल 6 का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, क्योंकि जो लद्दाख है उसमें बेसिकली जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है, एक कारगिल है, लगभग दोनों में बराबर पॉपुलेशन है। लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख से थोड़ा कम है आज के दिन, ठीक है। तो जो लेह का डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑलरेडी करीब करीब 96% शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, जो ऑफिशियली शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। और जो कारगिल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिशियली करीब करीब 92% शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफिशियली रहते हैं, ठीक है। कारगिल जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेह जो है वो मतलब बुद्धिस्ट और हिंदू लोग हैं, ठीक है, अधिकतर। अब वहाँ पर क्यों डिमांड उठ रही है 6th शेड्यूल लगाने की? वो चाहते हैं कि हमारे लैंड का फुली प्रोटेक्शन हो जाए ताकि लोग ना आ सकें, ठीक है। अब जो आपने कहा क्या इसका कोई एक अल्टरनेटिव है, तो इसका एक अल्टरनेटिव ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 में एक प्रोविज़न है कि अगर किन्हीं पर्टिकुलर इलाकों को कोई स्पेशल एम्फेसिस देना हो या प्रोटेक्शन देना हो, तो उसमें एक आर्टिकल 371 है, और आर्टिकल 371 के संग संग 10 और आर्टिकल हैं जो A to J हैं, मतलब आर्टिकल 371A से लेके आर्टिकल 371J तक। ये बेसिकली 12 राज्यों को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको आश्चर्य होगा, इस आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात भी कवर होते हैं, जहाँ कुछ हिस्सों में शेड्यूल 5 भी लगता है, ठीक है। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी कवर होते हैं, जहाँ भी कुछ हिस्सों में शेड्यूल 5 लगता है, ठीक है। आपको आश्चर्य होगा इसमें मतलब शेड्यूल 6 जहाँ मिजोरम में लगता है, वो मिजोरम भी इसमें शामिल है 371 में, ठीक है, 371 में। तो अब 371 में बेसिकली जो केंद्र सरकार है, जैसे लद्दाख में शेड्यूल 6 की डिमांड उठ रही है, तो केंद्र सरकार चाह रही है कि लद्दाख को हम कुछ 371 और 371A से J तक जो प्रावधान है उसका कुछ मिला जुला एक प्रावधान दे दें, जिनसे उनका कल्चर भी प्रोटेक्ट हो सके और जिनसे उनका लैंड राइट्स भी प्रोटेक्ट हो सकें। तो 3 जून 2025 को केंद्र सरकार ने लद्दाख को कुछ कंसेशंस दिए हैं, जैसे जिसमें एक है कि बेसिकली जो लद्दाख के नेटिव पॉपुलेशन है, ओरिजिनल रेजिडेंट्स जो हैं, मूल निवासी जो हैं, उनको 85% रिजर्वेशन दिया गया, प्लस EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है। और वहाँ पर जो परमानेंट रेजिडेंट बनाने का हिसाब किताब है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग लद्दाख में लद्दाख के फाउंडेशन डे से यानी 31 अक्टूबर 2019 से 15 साल पहले से रह रहे होंगे, वही डोमिसाइल्ड माने जाएंगे, या वही लोग या उन्हीं के बच्चे माने जाएंगे जो वहाँ पर केंद्र सरकार की कोई नौकरी कर रहे थे या लद्दाख की यूनियन टेरेटरी की कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है। अब ये जो 85% रिजर्वेशन दिया, उस 85 रिजर्वेशन में उन्होंने क्या किया, 80% रिजर्वेशन तो सीधा सीधा नेटिव लद्दाखी के लिए हो गया, उसमें 4% रिजर्वेशन उन्होंने फर्दर उनके लिए दे दिया है जो LOC में रह रहे हैं, मतलब LOC के नज़दीक रहते हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान की जो बीच की LOC है, और जो 2% उनके लिए 4% सॉरी पूरा 4 ही उन्हीं के लिए दे दिया, और 4 में ही ये भी शामिल कर लिए जो LAC के साथ रह रहे हैं, यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर के संग, इंडिया चाइना बॉर्डर के संग, ठीक है। और 1% उन्होंने वहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन दे दिया इस 85% में। तो इफेक्टिव रिजर्वेशन कितना हो गया, 95%। 85% ये रिजर्वेशन और 10% EWS के लिए। तो EWS भी कहाँ के होंगे, लद्दाख के ही होंगे। वो EWS कौन से होंगे, जो शायद वो परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए, जो परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए, तो एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आर्टिकल 371 है, तो उसमें जैसे हम महाराष्ट्र में आर्टिकल 371 है, गुजरात में आर्टिकल 371 है, तो महाराष्ट्र में 371 क्या कराता है, महाराष्ट्र में आर्टिकल 371 कहता है कि जो उसके जो 2 पिछड़े इलाके हैं, एक विदर्भ का और एक मराठवाड़ा का। तो विदर्भ में मतलब कौन कौन से, जैसे मतलब मान लीजिए सिटीज़ आती हैं, जैसे मान लीजिए नागपुर आता है, अमरावती आता है। और आप जब मराठवाड़ा की बात करते हैं तो वहाँ क्या क्या है, जैसे मान लीजिए औरंगाबाद है या लातूर है। तो एक विदर्भा डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, एक मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, और यहाँ पर इनका मतलब एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होगा, ताकि यहाँ भी फंड पहुँचे। ऐसा ना हो कि जो महाराष्ट्र के डेवलप इलाके हैं वहीं फंड रह जाए। और ये यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रिपोर्ट हर साल महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाएगी।
तो यानी वो इन इलाकों का डेवलपमेंट इंश्योर करता है। इसी तरह से गुजरात में है आर्टिकल 371 में, तो वहाँ के जो दो इलाके हैं, एक मतलब मान लीजिए सौराष्ट्र का इलाका, सौराष्ट्र में क्या है, जामनगर है, राजकोट है, भावनगर है, ठीक है, और एक कच्छ का इलाका जहाँ मतलब मान लीजिए भुज है। तो इन दोनों के लिए एक सौराष्ट्र डेवलपमेंट बोर्ड बन गया, एक कच्छ डेवलपमेंट बोर्ड बन गया। इन इलाकों में भी सेम वही प्रोसीजर होगा कि वहाँ भी पैसा जा सके डेवलपमेंट का। अब उसी प्रकार से अगर हम उत्तराखंड के लिए कुछ मांगना चाहते हैं तो आर्टिकल 371 में 2-3 व्यवस्थाएं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो स्टेट स्पेसिफिक, हर स्टेट के लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो जैसे मतलब मान लीजिए आर्टिकल 371A में जो है नागालैंड के लिए व्यवस्था है। तो नागालैंड के लिए तो मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी एक्ट वहाँ लागू ही नहीं होगा जो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे, किन पर्टिकुलर चीज़ों पे, जो उनके बेसिकली सोशल और कस्टमरी लॉज पे रिलेटेड हो, मतलब रिलीजियस और सोशल लॉ प्रैक्टिसेस पे हो, जो उनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करता हो, या नंबर 2 उनके कस्टमरी लॉज को इफ़ेक्ट करता हो, नंबर 3 जो उनके वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, सिविल और क्रिमिनल, कस्टमरी लॉ पे बेस्ड, उसको अगर इफ़ेक्ट करता हो, नंबर 4 उनके लैंड के ओनरशिप और ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट करता हो। तो पार्लियामेंट का कोई भी बनाया हुआ एक्ट वहाँ लागू नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसके लिए वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन पास ना करे, ठीक है। इसी तरह के प्रावधान हैं। तो मतलब आर्टिकल 371 में जैसे मतलब मान लीजिए आपके लिए नागालैंड के लिए है, 371B में मान लीजिए आसाम के लिए है, 371C में मान लीजिए मणिपुर है, 371D में मान लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ई में बेसिकली वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोविज़न है, एफ में जो है, अब ये हम उत्तराखंड के लिए मतलब एक मिलीजुली मांग रख सकते हैं। तो 371F जो है सिक्किम के लिए है। तो सिक्किम जब 1975 में इंडिया के संग एक्सीड हुआ तो वहाँ पर ये प्रोटेक्शन दिया गया कि भाई सिक्किम की असेंबली केवल 30 लोगों की हो सकती है। अब आप ध्यान रखिएगा एक आर्टिकल 170 है जो कहता है कि असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 मेंबर्स की होनी चाहिए और मिनिमम 60 की होनी। तो इसको यहाँ पर ओवरकम किया गया, 30 की दी गई, तो वहाँ पर 32 की असेंबली बनी। उस 32 की असेंबली में क्या प्रोविज़न है कि 12 सीटें जो हैं वो वहाँ के जो नेटिव BL कम्युनिटी है, BL कम्युनिटी, B मीन्स भूटियाज, L मीन्स लेपचाज, उनके लिए रिजर्व होंगी 12 सीटें। तो उन 12 सीटों से कौन लड़ सकते हैं? केवल वही जो या तो भूटियाज हैं या लेपचाज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 सीटें रिजर्व की वहाँ के नेटिव शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया, और 1 सीट वहाँ एक सांघा कम्युनिटी होती है जो बेसिकली बुद्धिस्ट है, उनके लिए रिजर्व कर दी गई। तो बेसिकली आपकी इफेक्टिवली लगभग 16 सीटें तो रिजर्व हो रही हैं, ठीक है, आउट ऑफ 32, 50%। तो अगर हम ऐसी हिल्स को अपने प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम हो सकता है कि बिना शेड्यूल ट्राइब बने हुए, और अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, मान लीजिए जिन शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रहा है या जिन शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, उनके इस एफर्मेटिव बेनिफिट को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम हो सकता है इस तरह की एक मिलीजुली मांग कर सकते हैं, जिससे आने वाले डिलिमिटेशन के बाद हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस या पॉलिटिकल पावर बनी रहे, अगर हमें हिल्स में कुछ सीटों का रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है। आप ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के राइट्स पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा कह रहे हो? देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब बनाया गया है यहाँ पर, तो जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब है उनके राइट्स पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो भी शेड्यूल ट्राइब है, आप भी शेड्यूल ट्राइब है। अब यहाँ पर जो अभी फॉरवर्ड कास्ट है, जो डोमिनेंट कास्ट है, वो भी शेड्यूल ट्राइब में आएगी। तो वो बेसिकली जो शेड्यूल ट्राइब एक्चुअली ट्राइब्स के बेसिस पे शेड्यूल ट्राइब बनाए गए, जो जिनका अभी एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट उतना नहीं हो पाया है, सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है, तो वो उसी रिजर्वेशन के लिए आपके संग लाइन में खड़े होंगे जिसके लिए वो आज अलग से खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स हैम्पर होंगे। जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो जाएंगी, जब शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो शेड्यूल ट्राइब जो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी MLA की, या मान लीजिए कोई शेड्यूल ट्राइब, अब अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कोई शेड्यूल ट्राइब रिजर्व लोकसभा की भी सीट हो जाएगी शायद उत्तराखंड से, तो वो उन शेड्यूल ट्राइब रिजर्व्ड असेंबली सीट से और लोकसभा की सीट से फिर कौन से शेड्यूल ट्राइब्स लड़ेंगे? जो आज के एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, भूटियाज, थारूज, बुक्साज या जौनसारीज, या फिर जो आने वाले शेड्यूल ट्राइब्स बनेंगे जो आज की फॉरवर्ड कास्ट हैं वो लड़ेंगे? ऑब्वियसली जो आज के फॉरवर्ड कास्ट हैं वो डोमिनेंट हैं, वो लड़ेंगे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल साइंस बनता है। ये शेड्यूल कास्ट के राइट्स को भी इस तरीके से कुछ प्रभावित करेगा? प्रभावित कर रहा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ट्राइब्स का हो गया जैसे, और शेड्यूल कास्ट के अगर वो शेड्यूल कास्ट ही बने रहते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया जाता जैसे गिरिपार वाले केस में हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनको भी शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाता है, जो आज हमारे वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन करीब 19% है, 18.8% के आसपास, तो वो ऑब्वियसली नुकसान होगा। अगर नहीं लिया जाता है तो नुकसान
नहीं होगा ऑब्वियसली, फिर तो वो सेपरेट लिस्ट में है, सेपरेट सारी चीज़ें हैं। तो जो मैं 371 की बात कह रहा था, तो जो मैंने सिक्किम का 371F का एग्जांपल दिया, या 371G में फिर मान लीजिए उसके बाद मिज़ोरम है, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका H में अरुणाचल है, फिर I में गोवा है। गोवा में भी ऐसी 30 सीट्स की वो बनाई गई व्यवस्था आर्टिकल 170 को ओवरकम करने के लिए, अब वहाँ 40 सीट्स हैं। अब उसके बाद जो इंटरेस्टिंग है जिसको उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है वो आर्टिकल 371J है। 371J किसके लिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। 371J है कर्नाटका के लिए, और ये बहुत लेटेस्ट इंक्लूजन है, 2012 में लिया गया है। तो उसमें क्या किया गया, कर्नाटका का एक हिस्सा है जो मतलब हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट होता था, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम में उसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में गया, तब के जो आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में गया, कुछ हिस्सा कर्नाटका में गया। तो जो कर्नाटका का नॉर्दर्न कर्नाटका का हिस्सा है, जिसको कर्नाटका हैदराबाद रीजन बोला जाता था, जिसमें मतलब मान लीजिए आपका रायचूर है, कालबुर्गी है, बेल्लारी है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, बीदर भी उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 7 एक डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, और ये थार रेगिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा सूखा हुआ इलाका माना जाता है हिंदुस्तान का, सबसे सेकंड मोस्ट एरिड रीजन माना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है 2012 में आर्टिकल 371J से, कि उसके लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में था, और वो डेवलपमेंट बोर्ड बनने के संग संग वहाँ रहने वाले नेटिव लोगों को उस इलाके में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, एफर्मेटिव रिजर्वेशन, और उन लोगों को कर्नाटका में बाहर भी रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की जाएगी। और कर्नाटका ने इन चीज़ों से प्रभावित होकर वो जो कर्नाटका हैदराबाद रीजन होता था, उसका नाम 2019 में बदल के रख दिया कल्याण कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका। तो वो बेसिकली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो हम हिल्स में बिना अपना स्टेटस चेंज किए हुए, क्योंकि वो एक बहुत लंबी लड़ाई है, जैसे हमने लोकूर कमेटी के हिसाब से बताया, वो सारी चीज़ें बताई, तो बिना अपना स्टेटस शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट किए हुए हम ये जितने 371 और 371A से लेके 371J तक के जितने प्रावधान हैं, इनकी एक मिली जुली खिचड़ी बना के, इनका एक मिक्स बना के अपने लिए एक अच्छे प्रावधान की मांग कर सकते हैं, जिसको मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एक प्रपोजल भेजे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही लगता है, यूनियन गवर्नमेंट को सही लगता है, तो पार्लियामेंट में केवल अमेंडमेंट होना है। उस अमेंडमेंट से 371J के संग एक नया अमेंडमेंट जुड़ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 371K जुड़ जाएगा, तो उसमें हमें हो सकता है कि मतलब हमारी असेंबलीज़ में भी राइट मिल जाए। शेड्यूल 5 में हमें असेंबलीज़ में राइट नहीं मिलेगा कि भाई कितनी सीट्स होंगी करके, हम डिलिमिटेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो पॉपुलेशन के बेस पे आएंगे। लेकिन इसमें हम उससे भी शायद ओवरकम कर सकें। हो सकता है कितना रिजर्वेशन मिले, कितना क्या मिले लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो देखने की बात है। तो हम इसको भी मांग सकते हैं, इसको भी मांगा जा सकता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो लज्जो लवाब आता है वो क्या आता है? जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो हमने कहा हम अपने लोग हैं, हम अपने लोग अपने इलाके का अच्छे से विकास करेंगे। अब आज 25 साल में कितना विकास हो पाया ये देखने की बात है। कल को शेड्यूल 5 मिल जाएगा, शेड्यूल 6 मिल जाएगा, शेड्यूल 5 में जो प्रोविजंस होंगे या शेड्यूल 6 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, कौन होंगे? हम ही लोग बैठे होंगे, ठीक है। आर्टिकल 371 में अगर कोई डेवलपमेंट बोर्ड बन जाएगा, ये सारी चीज़ें बनेंगी, कौन बैठेंगे? हम ही लोग बैठेंगे। तो ये बेसिकली अपने पॉलिटिकल राजनीतिक नीयत पे सवाल आता है। अगर हमारी राजनीतिक नीयत सही है, हमारा अगर पॉलिटिकल इंटेंट सही है, तो जो आज की व्यवस्था है उसमें भी हम जिन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है उन इलाकों में डेवलपमेंट पहुंचा सकते हैं, जिन इलाकों को विकास नहीं मिल रहा उन इलाकों को विकास दिला सकते हैं। ये अगर जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस ले लेंगे तो इससे हो सकता है उस चीज़ को हम थोड़ा जल्दी कर सकें। पर मेरी समझ में शेड्यूल 5 के लिए जाना, एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। और शेड्यूल 6 में जाना उससे भी हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे लिए जो एक बीच का रास्ता बचता है वो हम 371 टाइप का कुछ कुछ प्रोटेक्शन ले सकते हैं, और उसको देने में यूनियन गवर्नमेंट को भी बहुत दिक्कतें नहीं होंगी जैसे लद्दाख में दे रही हैं। प्लस हम लोग चूँकि इधर तिब्बत बॉर्डर है, इधर नेपाल बॉर्डर है, बॉर्डर का एरिया है, तो उनको इस तरह के प्रोटेक्शन देने में हमें शायद उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।